पहला सवाल तो मेरा यही है कि आप थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए कि 498A है क्या। पति या पति के रिश्तेदार यदि कोई भी महिला को दहेज के कारण परेशान करते हैं, दहेज कम लाई है या दहेज लाने के लिए परेशान करते हैं, और उसके लिए चाहे किसी भी तरह का वायलेंस हो, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, ऐसा वायलेंस कि जिसके लिए आदमी सुसाइड करने के लिए बाध्य हो जाए। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब एक और कानून जो है वो समाज का दर्पण है, जो इतनी परेशानी हुई होगी तभी तो ये जुड़ा। तो क्या आज के टाइम में महिलाओं की वो परेशानी समाप्त हो गई? 20 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो लड़की आई, लड़की की माँ भी आई, पिताजी भी आए, तीनों आकर के मेरे ऑफिस में बैठे, रिलेशन हमारे बिल्कुल घर के। तो मैंने उनसे कहा कि देखो कंप्रोमाइज कर लो, आपके बात बैठ सकती है, कंप्रोमाइज करके निकल लो, कोई मतलब नहीं, केस मत करो, आप केस करने से कोई फायदा नहीं है। नहीं साहब मुझे तो अरेस्ट कराना है, अरेस्ट कराना है। तो लड़की बोल रही है, उससे ज्यादा उसकी माँ बोल रही है। मदर का एकदम ये रोल था। फिर आनंद क्या आया? स्थितियां तो कई बार ये होती है कि पार्टनर तो साथ रहना चाहते हैं, लेकिन फादर मदर ये कह देते हैं कि अगर तुमने केस नहीं किया, ये बात भी होती है, तो फिर दोबारा तू, अगर तेरे को जो आज हस्बैंड ने निकाल दिया, हम तेरे को रख रहे हैं, अगर तूने अब की बार राजीनामा किया तो हम दोबारा नहीं रखेंगे तेरे को। एक बात तो मैं आपको ये बता दूं, मैं अतुल सुभाष के खिलाफ कहीं भी नहीं हूं, बल्कि मैं दुखी हूं इस बात से कि इतना बड़ा जो हमारा एआई का जो एक्सपर्ट था, जिससे पता नहीं हमारे देश में वो क्या क्या बहुत अच्छे परिवर्तन, बहुत अच्छे आविष्कार कर सकता था, एक ऐसे व्यक्ति को हमने खोया। मैं उसके लिए मैं हृदय के गहनतम तल से उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करती हूँ, और साथ ही साथ में मैं ये भी मानती हूँ कि उन्होंने जो अपना वीडियो बना के दिया, जिससे एक तरीके से भूचाल आया, और उस भूचाल के कारण अगर हमारी व्यवस्था में कहीं परिवर्तन होता है, जो चूंकि मैं लोअर कोर्ट में काम करती हूँ, और लोअर कोर्ट में कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनको मैं ये समझती हूँ कि उन व्यवस्थाओं में अगर परिवर्तन हो तो महिलाओं को भी फायदा हो, मिसयूज भी नहीं हो, और पुरुषों को भी फायदा हो, क्योंकि परिवार तो महिला और पुरुष के साथ मिलने से है। स्टार्टिंग यहाँ से करना चाहता हूँ, एज अ मैन, जी हाँ, क्या हम आज की डेट में जो हमारे लीगल फ्रेमवर्क है इंडिया का, उस पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ हमारे साथ जस्टिस होगा? क्योंकि रिसेंटली में जो हमने केस देखा है, उस केस ने हम सब लोगों को शॉक कर दिया है कि अभी तक हम सिर्फ यही सुनते थे कि समाज में सिर्फ ऐसा है कि फीमेल सफर कर रही हैं, लेकिन अब हमें एक दूसरा पहलू भी देखने को मिल रहा है, जिसमें हमें ये पता लग रहा है कि नहीं, जितना फीमेल सफर कर रही है उससे ज्यादा शायद आज की डेट में मेन सफर कर रहे हैं। तो बताइए आपकी क्या हम जस्टिस कर सकते हैं? ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन जहां मेल सफर कर रहे हैं वहां मेल कर रहे हैं, जहां फीमेल सफर कर रही है वहां फीमेल कर रही हैं, सफर दोनों ही कर रहे हैं। ये एक मैटर हुआ है अतुल सुभाष का, जिसमें क्योंकि उन्होंने ये वीडियो बना दिया, 24 पेज का अपना जो घटनाक्रम था वो लिख दिया, इसलिए वो और इस तरह से हाईलाइट हुआ है कि उस पर बात करने के लिए एक बहस छिड़ गई और एक बात करना आवश्यक हो गया। लेकिन ये चीजें बहुत टाइम से हो रही हैं, और इन परेशानियों को देखते हुए 2017 से सुप्रीम कोर्ट में 498A के मैटर में भी आरंभ से ही अलग अलग जजेस के द्वारा अलग अलग टाइम में परिवर्तन हो रहे हैं। केस 498A के केस को काफी कुछ हद तक इन परेशानियों को देखते हुए डाइल्यूट किया गया है। लेकिन अगर ये बात आती है कि 498A के केस झूठे हैं, तो ये बात मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि ये झूठे हैं। क्यों? और झूठे क्यों माने जा रहे हैं? झूठे इसलिए माने जा रहे हैं केसेस कि ऐसे केसेस में सजा नहीं हो रही है। वो क्या देखा जा रहा है, दर्ज कितने केस हुए और सजा कितने केस में हुई। तो इनके बीच में एक तो बहुत कुछ हद तक मैटर होते हैं राजीनामा के। इसमें मैं बीच में एक चीज इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, सॉरी, लेकिन जनरली लोग 498A यूजली वही लोग जानते हैं जो लीगल फ्रेम में या तो पढ़े हुए हैं
या फिर वो जो जुडिशरी सिस्टम से या फिर लीगल चीजों से जुड़े हुए हैं। जनरली आदमी को 498A के बारे में कोई ज्यादा विशेष जानकारी नहीं होती है जब तक उसको ऐसी कोई परिस्थितियां फेस नहीं करनी पड़ती। पहला सवाल तो मेरा यही है कि आप थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए कि 498A है क्या चीज और वो क्यों बना था। एक लंबे समय तक महिलाओं की ससुराल में परेशानियों को देखते हुए दहेज हत्या 304 बी 304 जो बी है दहेज हत्या वो इतनी होने लगी, ससुराल में दहेज के लिए इतना ज्यादा परेशान किया जाने लगा कि अल्टीमेटली 1984 में इस आईपीसी में एक ये धारा जोड़ी गई 498 जो थी उसके साथ 498A कर दिया गया कि ससुराल वाले या उनके कोई रिलेटिव, पति या पति के रिश्तेदार यदि कोई भी महिला को दहेज के कारण परेशान करते हैं, दहेज कम लाई है या दहेज लाने के लिए परेशान करते हैं और उसके लिए चाहे किसी भी तरह का वायलेंस हो, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, ऐसा वायलेंस कि जिसके लिए आदमी सुसाइड करने के लिए बाध्य हो जाए और या फिर उसके शरीर हाथ पैर शरीर से वो इतना ज्यादा डिसेबल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उस महिला को दहेज के केस करने का प्रावधान इसमें जोड़ा गया। तो ये एक लंबे समय के से देखने के बाद में ये प्रावधान 1984 में इसलिए जोड़ा गया क्योंकि कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब एक और कानून जो है वो समाज का दर्पण है, जो इतनी परेशानी हुई होगी तभी तो ये जुड़ा। तो क्या आज के टाइम में महिलाओं की वो परेशानी समाप्त हो गई? समाप्त तो नहीं हुई है, लेकिन आज के टाइम में महिलाएं उसका दुरुपयोग भी तो दुरुपयोग कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि दुरुपयोग हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए बोल रहा हूं कि आपने बोला 1984 के टाइम पे ये एक इंडियन पिनल कोड के अंदर ये एक नई धारा ऐड की गई, जोड़ी गई। ठीक है, एग्री विद दैट। उस समय जो मेंस और वुमेन्स थी, इनके दोनों के एजुकेशन स्टैंडर्ड में बहुत फर्क था, लिटरेसी रेट बहुत कम थी। आज वुमेन्स की लिटरेसी रेट उतनी ही होगी, मेरे को ऐसा लगता है शायद ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी, ठीक है। हमारे घर में हमारी फैमिलीज में मेरी वाइफ, मेरी सिस्टर या मेरी बेटी सब पढ़ रहे हैं और सब पढ़ रहे हैं, लेकिन आज वो फीमेल्स पढ़ने के बाद इस पर्टिकुलर एक्ट जो उनके प्रोटेक्शन में बनाया गया था, आज वो अपने हस्बैंड या अपने पार्टनर के अगेंस्ट में यूज कर रही है, जबकि वो चीज हुई भी नहीं है, उनके साथ हुई भी नहीं है। तो बिल्कुल इस चीज को लेकर कैसे रिफॉर्म्स की नीड है और कैसे इसमें रिफॉर्म्स आ रहे हैं या हो रहे हैं? सबसे पहले क्या होता था कि जैसे ही महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई और हस्बैंड भी गिरफ्तार, उनके सास ससुर भी, देवर भी, नंद के मतलब नंदोई भी गिरफ्तार, ये चीजें होती थी। तो पुलिस का बहुत बड़ा टेरर था और ये था कि केस कर दूं, केस करने का जो धमकी देती थी लड़कियां, और ये अरेस्ट जब होने लगे और ये चीजें अखबारों में भी खूब आती थी कि साहब इस दहेज के केस में पति सास ससुर अंदर, तो जो भी पढ़े लिखा है वो सब पढ़ रही थी। ये पढ़ने में रोज आए दिन ही 2 या 3 केस ऐसे हुआ करते थे कि ये गिरफ्तार है। और ऐसे मैटर में जब लोगों ने, इस महिलाओं ने या उनके रिश्तेदारों ने, मैं महिलाओं का अकेले का दोष नहीं दूंगी क्योंकि महिला को तो पता ही नहीं केस क्या हो रहा है, ये भी एक सच्चाई है। उनके परिवार वाले ही, दोनों पक्षकारों के जो परिवार होते हैं उनमें जो एक दूसरे के प्रति कुंठित भावना और एक दूसरे के प्रति जो घृणा और नफरत जो होती है ना, उसके कारण भी परिवार वाले ही आगे बढ़ के केस कर देते हैं। बालिकाओं को, लड़कियों को, जो युवतियां हैं उनको तो कई बार पता ही नहीं होता कि केस क्या हो रहा है। कई बार स्थिति ये आती है कि बाद में आके पता चलता है, जब केस में लंबे समय के बाद, कि अरे मैंने तो दहेज का केस कर दिया। जब वो लड़की साथ रहने की बात करती है, मैं तो साथ रहना चाहती हूँ पति के, तो फिर कोर्ट में भी ये बात आती है कि दहेज का केस क्यों किया। तो अब उसको पता चलता है कि मैंने तो, यहाँ पर लड़कियों की इग्नोरेंस भी होती थी पहले। एक तो इग्नोरेंस के कारण केस झूठे हो जाते थे कि वो उसको पता ही नहीं मैं क्या बोलना चाहिए, उसकी वो उतनी ग्रेविटी थी ही नहीं और केस दहेज का बन गया। दूसरी बात कि कंप्रोमाइज हो जाते हैं, उसके कारण केस खत्म हो जाते हैं। और तीसरी बात क्या है कि जिस समय केस आज फाइल किया और आज के 4 साल 5 साल बाद एविडेंस का नंबर आएगा अगर केस चल रहा है तो। अब एविडेंस के समय वो जो लड़की है एक
एडवोकेट के भी खुद का अगर केस हो ना तो उसको भी कई बार सोचनी पड़ेगी। तो एक चाहे कितनी ही लिटरेट व्यक्ति हो, और उसको जब केस में कोर्ट के सामने, जज के सामने कटहरे में खड़ी होगी कचहरी और वहां पर अपने बयान देगी तो बहुत चीजें वो भी गलत बोल देंगी। तो हो सकता है कि घटना कुछ हो और जज साहब जिस तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन होता है वो क्या बोल सकती है, तो इसलिए भी केस गलत हो जाते हैं। तो फिर अल्टीमेटली लोगों को अखबारों के माध्यम से भी ये बात पता चली कि दहेज केस करो। तो कई बार मेरे सामने ऐसी बातें आई, आज के 20 साल पहले की बात 20 साल पहले की बात बता रही हूं मैं आपको। मेरे ये एक हमारे क्लोज मिलने वाले, उनकी बच्ची जो थी उनकी शादी हुई, और शादी होने के बाद घटना परेशानी ये थी कि उसके 6 नंदे थी। अब नंदों की परेशानी, उसको पति से कोई परेशानी नहीं, दहेज की कोई बात नहीं, लेकिन वो जब सबने प्रताड़ित करके लड़की को निकाल दिया, अब जब हमारे पास जब उनके पास केस करने का एक केवल दहेज केस करने का ही था उपचार कि दहेज केस करूंगी तो शायद हमारे बात बैठ जाएगी, वो मेरे पास आए और आकर के मैंने साहब, माँ भी आई, लड़की आई, लड़की की माँ भी आई, पिताजी भी आए, तीनों आकर के मेरे ऑफिस में बैठे, रिलेशन हमारे बिल्कुल घर के। और मेरा तो ये सिद्धांत रहा है कि चाहे लड़के की तरफ से हूं मैं, चाहे हस्बैंड या चाहे वाइफ की तरफ से, मैं बिल्कुल जो राय उनको देनी चाहिए, जो एक परिवार में राय देते हैं उस तरीके से मैं राय। तो मैंने उनसे कहा कि देखो आप कंप्रोमाइज कर लो, आपके बात बैठ सकती है, कंप्रोमाइज करके निकल लो, कोई मतलब नहीं, केस मत करो, आप केस करने से कोई फायदा नहीं है। नहीं साहब मुझे तो अरेस्ट कराना है, अरेस्ट कराना है। तो लड़की बोल रही है, उससे ज्यादा उसकी माँ बोल रही है कि साहब हम वहां जाके, हम जो प्रताड़ित हुए हैं तो उसके मामले में कि आप तो इसको अरेस्ट कराओ, हमें तो अरेस्ट ही कराना है। तो मैंने कहा देखो हमारे पुलिस में ये है, हमारे पुलिस में रिश्तेदार वो हैं। मैंने कहा जी जो आपके रिश्तेदार है पुलिस में, तो हस्बैंड के भी रिश्तेदार है वो, आप ये मत भूलो, उधर भी रिश्तेदारी है। तो पुलिस का कोई ऐसा रोल नहीं होगा, आप निश्चिंत। और अरेस्ट बंद हो गए, अरेस्ट जो होगा ना उस समय बंद नहीं हुए थे। तो मैंने कहा कि देखो अरेस्ट हो गया तो वो उधर भी पुलिस का जोर लगेगा, आपका कुछ नहीं हो पाएगा और आप केस में उलझते रहोगे। अच्छी बात यह है कि आप इसमें राजीनामे से बात की कोशिश करो, वो कर लो। तो मदर का एकदम ये रोल था। फिर आनंद क्या आया, जब तक अरेस्ट नहीं हुआ तो फिर आनंद क्या आया, नहीं भाग। तो फिर मैंने कहा जी फिर आप मेरे को छोड़ो, फिर आप और कहीं वकील कर लो। मैंने कहा जी मैंने आपको पहले बता दिया कि आप अरेस्ट होने की बातें नहीं है, आप कहीं गलतफहमी में आ गए। तो ये चीजें, तो ये एक हम वकीलों को भी अच्छी तरह से पार्टियों, हम समझाते हैं वकील भी पार्टियों को कि देखो ये नहीं होगा, लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं रहते हैं। तो ये मतलब भी स्थिति होती है। आपका ये कहना है कि जो ये इस तरीके के केसेस हम देखते हैं या हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है एज कंपेरेटिवली उन दोनों पार्टनर्स के। तो स्थितियां तो कई बार ये होती है कि पार्टनर तो साथ रहना चाहते हैं, लेकिन फादर मदर ये कह देते हैं कि अगर तूने केस नहीं किया, ये बात भी होती है, तो फिर दोबारा तू, अगर तेरे को जो आज हस्बैंड ने निकाल दिया हम तेरे को रख रहे हैं, अगर तूने अब की बार राजीनामा किया तो हम दोबारा नहीं रखेंगे तेरे को। तो वाइफ की जो हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, जो हस्बैंड के निकालने पर जो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, वो कहाँ जाए। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ आज भी क्या ये इस तरीके की चीजें फेस करनी पड़ती हैं क्या? आज की सिनेरियो बदल गया। आज के सिनेरियो में लड़कियां जॉब भी कर रही हैं। आज के सिनेरियो में, जब पहले जो कहते हैं पुरुष प्रधान समाज है, क्यों है, क्योंकि उसके पास आर्थिक पहलू हस्बैंड के पास होता था, तो हस्बैंड जो चाहता था वो चीजें चलती थी और मजबूरी में लड़कियां सहन करती रहती थी। अब जब लड़की क्वालिफाइड हो गई, लड़कियां जॉब में आ गई हैं, तो वो भी एट पार हैं। हस्बैंड जो है वो वाइफ को इक्वल लेवल पे माने तो ये परेशानियां आधी कम हो जाए। मैम ये तो एक तरीके से कहा जाए तो एक तो ये दोनों पार्टनर्स की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब अतुल के केस में मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने बहुत अच्छी तरह से 3 बार मैंने इनके वीडियो को देखा कि जब वाइफ जॉब में थी, मतलब मानसिकता की बात बता रही हूँ कि मानसिकता ये कि वाइफ जब जॉब में है तो आपने वाइफ का जो अकाउंट है वो आप अपने में ले लिया, अकाउंट ले लिया, मतलब वाइफ के पैसे पर आपने अपना अधिकार रख लिया। कहाँ कहा उसने ये चीज? तो कहीं नहीं। ये चीज एक बीच में आई है, ये बात आई है कि उसका अकाउंट, ये तब आई है मैम, ये वीडियो मैंने भी देखा है और इस वीडियो में ये था कि उनने जो उस वीडियो के अकॉर्डिंग जो अतुल ने कहा है कि अतुल ने कहा कि भाई उनने उसके भाई को पैसा दिया, ठीक है,
और उनने पहले तो उससे 3 लाख रुपए मांगे, फिर उनने 10 लाख रुपए मांगे और वो 50-1 लाख रुपए के आसपास की डिमांड कर रहे थे। तब उसने बोला कि भाई मैं ये पैसे नहीं दूंगा, और अब ऐसा है जो मैंने पहले पैसे आपको दे रखा है वो आप वापस करो। वापस कीजिए। तो उनने ये बोला कि 3 लाख तो वापस कर दिए नहीं। हाँ। उनने ये बोला कि भाई हमारी बच्ची कमा रही है, हमारी बच्ची देगी। कि भाई पैसा तो मैंने आपको दिया है, आपकी बेटी जो कमा रही है उससे मुझे मतलब नहीं है। और उसने ये भी बोला है कि मेरे पास, मैंने ट्रांसफर तब किया है जब उसने ओटीपी मेरे साथ शेयर करा है। बिना ओटीपी शेयर किए हुए उसके भाई को जो पैसा या उसकी फैमिली को जो पैसा अतुल ने दिया था, वो पैसा उसकी सिस्टर ने अर्न करके उसको अपने हस्बैंड को वापस रिटर्न किया। वो उनका पर्सपेक्टिव है, मैं ये चीज नहीं कह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि पहली बात तो शादी होने के बाद ये एक म्यूचुअल होता है कि भाई लॉज इन लॉज एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, हम भी करते हैं, हमें भी जरूरत पड़ती है तो हम भी बोलते हैं। ये एक बहुत जनरल सी बात है, क्योंकि एज अ फैमिली जब जहां दोनों करते हैं वहां परेशानी नहीं है। तो बात यही तो आ रही कि पहली डिमांडिंग तो अतुल, जो अतुल के वीडियो के according- आपने जो बात बोली उसके जस्ट बाद में हस्बैंड ने ये बात बोली है, अतुल ने ये बात बोली है, जो मैंने अच्छी तरह सुनी है दोबारा इसलिए कि जो पहले जब वाइफ जब शुरू में आई थी, बीच में जॉब हट गया, उसके पहले जब जॉब करती थी तो उसका पैसा उसके पास था। अपन मैं बिल्कुल पर्टिकुलर सेंटेंस नहीं बोलूंगी क्योंकि वो तो मैंने सुना है, अगर सुनेंगे तो, कि पहले जो पैसा वाइफ का था उसको हस्बैंड मैनेज करता था। मैं नहीं कह रही वो अपने काम में ले लेता था, लेकिन वो मैनेज करता था। तो क्या मानसिकता ये है कि अगर हम हस्बैंड हैं तो वाइफ अगर अर्निंग मेंबर है ना, तो उसके पैसे पर हमारा अधिकार है, हम चाहेंगे वैसे खर्च होगा। क्यों? ये एक मानसिकता है ना, ये इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। और एक बात और देख लीजिए कि जब हस्बैंड कमा रहा है, हस्बैंड के घर में माता पिता को आवश्यकता है, तो और कानून भी यही कहता है कि आज वाइफ ये नहीं कह सकती है कि हस्बैंड सास ससुर को अलग करो, ये क्रूएल्टी है हस्बैंड के खिलाफ। तो इसको क्रूएल्टी मानते हुए डिवोर्स हुए हैं। तो हस्बैंड के माँ बाप जो हैं, माता पिता वो हैं, उनकी तो देखभाल करना पत्नी की जिम्मेदारी है। तो आजकल बहुत से ऐसे परिवार हैं जहां पर एक लड़की है। बहुत लोगों के घर में जिनके एक लड़कियां हैं, वहां तो मौलिक जिम्मेदारी बनती है। और जहां पर मान लीजिए भाई नाकारा ही निकल गया और बहन खुद कमा रही है, तो वहां पर भी बहन की लड़की क्योंकि नौकरी कर रही है, नौकरी करती हुई लड़की आपके घर में आई है, अगर वो अपने पीयर में पेरेंट्स को पैसा देना, वो शायद जॉब नहीं कर रही थी जिस समय, पहले भी कर रही थी और बाद में भी करने लग गई थी। हस्बैंड ने कहा है कि मैंने मेहनत करके उसका एक्सेंचर में जॉब लगवाया, और पहले वो जॉब कर रही थी, पहले भी जॉब कर रही थी, बीपीओ वगैरह में कहीं कॉलिंग डिपार्टमेंट में जॉब कर रही थी उस टाइम, कॉलिंग डिपार्टमेंट। हाँ, वो थी तो इंजीनियर, जहां भी जॉब कर रही हो, कर तो इस तरह का ही जॉब रही थी। आप अपने आप, तो ये जो मानसिकता की बात है कि वाइफ को अंडर एस्टिमेट करना, ये जो छोटी छोटी चीजें क्रूएल्टी होती है। आपके अनुसार इस तरीके के स्टेप जो अतुल ने लिए, वो कहीं ना कहीं इस तरीके की सिचुएशंस को क्रिएट करने में हेल्प करे? अतुल ने जो स्टेप लिया सुसाइड का नहीं, अतुल ने जिस तरीके से जो उसकी वाइफ फंड अर्न कर रही थी, उस फंड को मैनेज करने के लिए कंट्रोलिंग पावर ली, वो करना, वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। आज मैं मतलब मेरे घर की ही बात बता दूं आपको कि मुझे ये पता नहीं है कि पैसा कहाँ है कहाँ नहीं, क्योंकि हम दोनों में इतना विश्वास है। तो वही बात तो, वो जहाँ विश्वास है वहां कोई बात नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए लड़की के पीयर में परेशानी आ गई और वो कह रही है कि भाई मेरे को पीयर वालों को देना है, कोरोना के बाद में प्रॉब्लम आई, कोरोना के बाद दुनिया में सब चीजें तहस नहस हो गई हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने उस वीडियो को, मेरे को नहीं पता, मैंने जो देखा और जो मैंने समझा वो ये समझा कि 10 लाख देने के बाद भी वो ये कह रहे, बाद वाली बात की नहीं कर रही मैं बाद की बात ही नहीं कर रही, मैं तो पहले की बात कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ कि जब वो शुरू में अर्न करती थी, हाँ, तो उस समय पैसा हस्बैंड रखता था। मैं ये कह रही हूँ हस्बैंड मैनेज करता था पैसे को, और अगर वाइफ ने पैसा कुछ दे दिया, वाइफ ने नहीं दिया ना वो पैसा तो अतुल ने दिया है अपनी पॉकेट से। अरे वो पॉकेट से तो वाइफ का भी तो जो अर्निंग थी वाइफ, तो उसके वाइफ का भी माना जाएगा ना पैसा।
और मान लीजिए वाइफ ने तो नहीं कर रही, वाइफ अगर अर्न नहीं कर रही है, जो आज के टाइम में हाउस वाइफ्स की जो स्थितियां हैं कि हम कहीं भी बात करते हैं तो बात ये आती है कि भाई मैं पूछूं किसी से कि आप क्या कर रहे हो, कुछ नहीं जी मैं तो हाउस वाइफ हूं। तो ये जो इंप्रेशन क्यों आता है, जो हाउस वाइफ है उसको आप अर्निंग मेंबर क्यों नहीं मानते हो। एक मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक्सीडेंट क्लेम में जब क्लेम देने की बात आई तब जज ने ये कहा कि साहब ये लड़की तो अर्निंग मेंबर नहीं है, इसको तो क्लेम बिल्कुल अरुण कुमार के मैटर की बात है ये कि इसमें तो वाइफ को क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि वाइफ तो अर्निंग मेंबर थी ही नहीं, वाइफ को तो बिल्कुल मिनिमम सा क्लेम मिल जाएगा, वाइफ की कोई ड्यूटी ही नहीं बनती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन बाद में उसमें कोर्ट ने ये डिसाइड करवाया इसमें केस में कि चूंकि वाइफ के कारण ही हस्बैंड कमा रहा था, वाइफ के कारण ही बच्चे अर्न कर पा रहे थे, वाइफ तो जो गृहिणी है उस गृहिणी के रोल को कम मत आंको आप। ये मानसिकता में परिवर्तन की आवश्यकता है कि चाहे वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, वाइफ के काम को कम मत आंको। और जब वाइफ अर्निंग मेंबर है, आप एक्सचेंजर में काम कर रही है और उस समय अगर हस्बैंड की उसकी डिमांड है कि ये है, तो या तो आप उसको बैठ के सॉर्ट आउट करो। एक बात तो मैं आपको ये बता दूं, मैं अतुल सुभाष के खिलाफ कहीं भी नहीं हूं, बल्कि मैं दुखी हूं इस बात से कि इतना बड़ा जो हमारा एआई का जो एक्सपर्ट था, जिससे पता नहीं हमारे देश में वो क्या क्या बहुत अच्छे परिवर्तन, बहुत अच्छे आविष्कार कर सकता था, एक ऐसे व्यक्ति को हमने खोया। मैं उसके लिए मैं हृदय के गहनतम तल से उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करती हूँ और साथ ही साथ में मैं ये भी मानती हूँ कि उन्होंने जो अपना वीडियो बना के दिया जिससे एक तरीके से भूचाल आया, और उस भूचाल के कारण अगर हमारी व्यवस्था में कहीं परिवर्तन होता है, जो चूंकि मैं लोअर कोर्ट में काम करती हूँ और लोअर कोर्ट में कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनको मैं ये समझती हूँ कि उन व्यवस्थाओं में अगर परिवर्तन हो तो महिलाओं को भी फायदा हो, मिसयूज भी नहीं हो और पुरुषों को भी फायदा हो, क्योंकि परिवार तो महिला और पुरुष के साथ मिलने से है। तो ये नहीं है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं बहुत जगह हस्बैंड की तरफ से एडवोकेट हूं और कई जगह इतनी परेशानियां महसूस करते हैं हम खुद भी, और कई जगह हम वाइफ की तरफ से होकर के भी बहुत परेशानियां महसूस करते हैं। तो ये दोनों तरफ की परेशानी खत्म हो और इसके लिए अतुल सुभाष का सुसाइड करना एक सुसाइड नहीं रह करके एक बलिदान के रूप में साबित हो और कानून में आमूलचूल परिवर्तन हो, इसलिए मैं आपके सामने ये अपनी बात ये रखना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि वास्तव में। अच्छा, दूसरी बात, एक सबसे बड़ी बात जो है, जो हमें सबसे पहले ही करनी चाहिए, वो ये है कि हमने केवल एक पक्ष को सुना है, हमने दूसरे पक्ष की बात तो सुनी ही नहीं। हम कैसे कह सकते हैं कि वो जो कहना है वो सब जो उन्होंने सोचा वो सही है। एक शेर याद आ गया मुझे कि गालिब पूरे जिंदगी में कांच साफ करता रहा, धूल तो चेहरे पे थी और मैं मिरर को साफ करता रहा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर मुझे एक बात बताइए आप कि मैं भी यहाँ बैठ के ये जजमेंट नहीं दे सकता हूँ कि भाई अतुल सही है या उनकी वाइफ सही है, लेकिन ये जजमेंट, ये काम तो कोर्ट का है, ठीक है, ये काम आपका और मेरा तो है नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति किसी भी चीज को लेकर, मेरा ये मानना है कि एक YouTube के लिए वीडियो बना देना या एक 24 पन्ने का एक लेटर लिख देना, सुसाइड नोट भी नहीं बोलूंगा मैं, एक लेटर, हाँ, लेटर है, बिल्कुल, वो एक चीज अलग हो जाती है और उस बोली हुई बात को हकीकत में लाना बहुत अलग अलग चीज है। मैंने जो समझा है कि सुसाइड वाले केस के अंदर, स्पेशली जो मैरिटल चीजों के बाद सुसाइड होता है, वो ये स्टेज एक दिन में नहीं आती, किसी की भी नहीं आती। ये बहुत लंबे समय का प्रेशर होता है जो उस स्टेज तक लेके जाता है। एग्री? बिल्कुल। अब उसने वीडियो बना दिया, उसने नोट लिख दिया, वो उतना मैच्योर है कि उसने ये सारी चीजें लिखी, यानी वो अपने होशो हवास में है पूरी तरीके से और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट भी है। और फिर वो उस स्टेज पे जाके, मैम, खुद को इतना सा कट लगाना भी बहुत मुश्किल होता है, और आप अपनी जान खुद लो, बहुत एक्सट्रीम स्टेप है। तो वो मेंटली कितना 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 लेवल पे हरेस्ड होगा या परेशान होगा अपनी वाइफ से, अपनी फैमिली से और उन सारी चीजों से, जो सोशल प्रेशर हम इंडिया में देखते हैं उससे, वो तो जो अपनी चीज है ही, प्लस वो जुडिशियरी सिस्टम से कितना परेशान होगा कि वो हर जगह पे लिखे गया जस्टिस इज ड्यू, जस्टिस इज ड्यू, जस्टिस, बिल्कुल जस्टिस इज ड्यू। और उसने मतलब
टॉपिक के ऊपर आपका बात सही है कि दोनों पक्षों को सुनना जरूरी है, लेकिन अगर वो महिला इतनी परेशान होती जितना ये व्यक्ति परेशान था, तो वो कहीं ना कहीं उसकी भी परेशानियां हम लोगों को देखने को, सुनने को, समझने को मिल जाती। अगर पहली उसकी बात परेशानी उसके सामने, उस वाइफ की परेशानी तो थी ही नहीं। वाइफ की तो कोई एक रोल ऐसा नहीं था कि वाइफ के बारे में कहीं कोई अच्छा बोला हो कि भाई वाइफ ने ये रोल तो अच्छा कर दिया। पूरे वीडियो में कहीं पर भी ये बात नहीं है। तो जो व्यक्ति अपनी बात रखता है ना, वो अपने पक्ष को ही रखता है। मैम ये बात मैं आपकी मान रहा हूँ, एज अ वकील आपका जो थॉट है वो बिल्कुल सही है। एक बात मैं और आपको बीच में इंटरप्ट कर दूं कि मैं वकील के साथ में मैंने कई वर्षों तक सरकारी संस्थाओं में, जो महिला थाना है, महिला थाने के पास में महिला सुरक्षा सलाह केंद्र होते हैं, 2002 से बने हुए हैं। जिस दिन से केंद्र बने थे उस दिन से 10 वर्षों तक ऑनररी अपनी सेवाएं समझौते केंद्र में दी हैं। और वहां पर चूंकि मेरी इमेज थी कि भाई मैं परिवारों को परिवारों की तरह निभाती हूँ, इसलिए वहीं हाईकोर्ट से ही नाम आया था। और वहां पर मैं हर बुधवार को बैठ करके और यही नहीं, मैं और जो परिवार परामर्श केंद्र हैं, जो मैं अभी बात करूंगी कि ये बंद हो गए हैं, नहीं होने चाहिए, वहाँ परिवार परामर्श केंद्र में भी मैं परिवारों के मैटर्स को सुलझाने में पूरा योगदान देती हूँ। उसमें महिला और पुरुष की गलती की बात नहीं होती है, हम कैसे सुलझा लें परिवारों को, वो काम करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं, और इसलिए मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि जब हम एक पक्ष को सुनते हैं तब हमें लगता है कि ये बिल्कुल सही है, उस समय वो दूसरे पक्ष की अच्छी बात कोई कहता ही नहीं है। और क्योंकि अगर कोई अच्छी बात हो तो ये विवाद ही नहीं हो, और दूसरे पक्ष को जब हम सुनते हैं तो वो बिल्कुल ही वाइस वर्सा हो जाती है स्थिति। तो ऐसे में जब दोनों पक्षों को सुनकर के बात करते हैं, मैं खुद मेरे यहाँ पर फैमिली मैटर में, क्योंकि मेरी इमेज लकीली एक एडवोकेट के साथ एक सोशल वर्कर की भी इमेज रही है, तो बहुत बार मेरे पास ऐसे मैटर आते रहे हैं कि दोनों पक्ष ही मेरे पास आ जाते हैं। और जब मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि मैं इनको समझाइश होकर के ही काम हो सकता है, मैं समझा देती हूँ, और समझा करके कई बार मैं सफल हुई हूँ और उनके घर बन गए हैं। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि समझाइश के बाद उनके उस समय तो घर बन गए, बाद में नहीं, लड़की को लगा या लड़के को लगा मुझे तो केस करना है, तो फिर वो मेरे से दूर से उधर से जाएंगे कि ये देख ही नहीं ले, और हमारा तो केस ही दर्ज होना चाहिए। इसमें हस्बैंड का भी रोल है, वाइफ का भी रोल है, तो ऐसा भी होता है। तो इसमें हम फैमिली मैटर में जो विवाद है उसको एक पक्ष को सुनकर के, मेरी पूरी श्रद्धांजलि है, विनम्र श्रद्धांजलि है अतुल सुभाष के साथ। ये जो एक व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति की डेथ होना, सुसाइड होना, उनके अकेले का सुसाइड नहीं है, उनके साथ पूरा परिवार, और परिवार ही नहीं पूरा देश हिल गया। पूरा देश में जो पुरुष जो इस वक्त इन व्यवस्थाओं से पीड़ित है, वो सब अपने आप को ये समझ रहे हैं कि ये हमारे साथ नहीं हो जाए, ये हमारे साथ नहीं हो जाए। वही तो बात है कि अभी जैसे फॉर एन एग्जांपल सोसाइटी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई थी, उसने जब सुसाइड जो बोला गया है सुसाइड, उसके बाद ऐसे कई सुसाइड्स हम लोगों को सोसाइटी में देखने को मिले हैं। तो जो इस तरीके की सिचुएशंस में इस समय फंसे हुए होंगे लोग, मेल या फीमेल जो भी, वो इस तरीके के एक्सट्रीम स्टेप्स पे नहीं चले जाए। उसके लिए ही है कि हमारे इस पॉडकास्ट में ये बात आनी चाहिए कि क्या सजेशन है, उनके लिए भी क्या सजेशन है कि ये सबसे पहली बात तो इन परेशानियों में फंसे ही नहीं। वकील के तौर पे दोनों पक्षों को देख रहे हैं। हाँ। मैं आपसे यही चीज पूछता हूँ कि अतुल सुभाष जिस परिस्थितियों में थे या जिस तरीके की लीगल परेशानियां उनने देखी, वो तो चलो वो शायद वो तो नहीं कर पाएंगे अब इन चीजों को, लेकिन अगर कोई और व्यक्ति इस तरीके की चीजों में फंसा हुआ है तो वो क्या कर सकता है? अतुल सुभाष का ही एक सेंटेंस बताती हूँ मैं कि जब वाइफ चली गई थी कोरोना में, और कोरोना के टाइम में वाइफ जब खुद की मदर आई, जब तो ये बात आई कि साहब मेरी मदर मेरी वाइफ को सर्व करने के लिए आई है, कि मेरी वाइफ जो है उनको बच्चे को नहीं रख सकती, मेरी मदर सर्व करने आई है। और जब कोरोना काल में वाइफ की मदर आ गई तो अल्टीमेटली वो लास्ट था कि कोरोना के काल में ही उनको वो बोली कि इतनी स्थिति हो गई कि मैं अब मुझे जाना है। वाइफ बोली कि मैं मेरी माँ के साथ जा रही हूँ। रहने की स्थिति, पैसे का उस समय जो विवाद चला दोनों की तरफ से,
वो तो मांग रहे हैं और वो कह रहा है मेरे पहले वाले पैसे दो। ये जो विवाद चला ना, कारण कुछ भी रहा, हम उस घटना को नहीं देख रहे हैं, वो है तो एक फैमिली प्रॉब्लम ही ना, फैमिली प्रॉब्लम। और उस समय वो चली गई वाइफ की, तो हस्बैंड ने कहा कि तुम रुको, मैं तुम्हारे टिकट करवाता हूँ, तुम्हारी गाड़ी ऐसी करवाता हूँ कि ताकि तुम और बच्चे अलग अलग, ताकि तुम्हें कोरोना का तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो। वो चली गई। उसके बाद की एक घटना जो वो बता रहे हैं अपने वीडियो में, वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हम कुछ लोग मिलकर के और समझाइश करते हैं, हम समझाइश के लिए बात करते हैं। तो हस्बैंड ने क्या कहा कि ठीक है, मेरे को बहुत बुरा लगा कि मैं माफी मांगने की बात आई, माफी मत मांगो आप, अब माफी मांगने की बात को छोड़ें अपन, कि माफी मांगने की बात नहीं है, लेकिन साहब मेरे पेरेंट्स भी अगर बैठेंगे और उनके पेरेंट्स भी बैठेंगे और बैठ करके इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो हस्बैंड ने क्या कहा, तो अतुल के वीडियो में ये बात है कि अच्छा आप बुला रहे हो, ठीक है आते हैं, लेकिन मैं भी बोलूंगा कि आप पैसे मांग रहे थे। तो उसमें कोई गलत थोड़ी नहीं नहीं, गलत नहीं। गलत क्या? अरे गलत नहीं, आप उनको पैसे मांग रहे थे तो आप उसको उस मीडिएशन को होने देते ना, मैं ये कह रही हूँ। तो अगर उसके बाद वो मीडिएशन हुआ ही नहीं, आप वो मीडिएशन कैसे? मैम मैं वही बात तो आपसे हाँ, मीडिएशन होना चाहिए था, मैं ये कह रही हूँ। कैसे होता जब उसकी फैमिली ने, उसके इन लॉज ने बोला कि भाई हम हमारी बेटी को तब भेजेंगे जब आप यहाँ आएंगे, अपने माता पिता के साथ आएंगे, हम हमारे पूरे परिवार को बिठाएंगे और आप सबके सामने माफी मांगेंगे। ठीक है, उसने बोला ठीक है मैं माफी मांगूंगा, हाँ। लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि आपने मेरे से इतना इतना पैसा लिया है और नहीं दिया, और आप मेरे से इतना मांग रहे हो। तब उसके इन लॉज ने बोला नहीं 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 ऐसा नहीं होगा। उस समय अतुल को ये जब समझाइश की बात हो रही थी, जब मैं अगर ऐसे मैटर में और लोगों के लिए क्या प्रोविजन होना चाहिए, मैं वो बात कर रही हूँ कि जब हस्बैंड ये कह रहा है, वो घर वाले, लड़की के घर वाले अपने रिश्तेदारों को बुला रहे हैं, तो आप उस समय ये कह के अच्छा बुलाए तो हम भी ये बात करेंगे, बात बैठने नहीं देंगे, ये नहीं। उस समय कहता ठीक है, वहां बोल देता ना वो जाकर के, वहां पर एक सुनिए, समझाइश का दौर हो जाता, और अगर मान लीजिए नहीं हुआ और अतुल भी ये चाहता था कि समझाइश हो और ये पैसे की डिमांड नहीं करें, तो हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते में ऐसी बातें होती हैं कि वाइफ के रिश्तेदारों का फोन अतुल के पास भी था, वो बुला के समझाइश करवा लेता, पैसे की बात करता, वो अपनी बात भी रखता, उनकी बात भी रखते, दोनों के रिश्तेदारों की बात होकर के। ये टॉपिक है ना, इतना कॉम्प्लेक्स है कि देखिए क्या होता है जब फैमिलीज का, मैं तो इतना सा कहना चाहती हूँ कि समझाइश से देशों की लड़ाइयां सुलझ सकती है टेबल पर समझाइश होने पर। मैं कह रही हूँ, केस करना तो बात की बात है। देखिए मैम, हाँ, जब दो देशों की और दो परिवारों की बातों में बहुत अलग अलग डिफरेंस होता है, जहाँ जो देश की बात होती है ना, वहां पे वो इमोशनली इतने अटैच नहीं होते हैं दो लोग एक दूसरे से, उन्हें जीवन भर साथ नहीं रहना है। आप समझिए इस बात को, मैं आपको क्या, मैं बहुत छोटा हूं बट मैं जो समझता हूं मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं। दो देश कभी जीवन में, अपन देश की बात छोड़े, नहीं मैं अब आपने बात बोली है तो मैं पूरी करना चाहता हूं उस बात को, वो साथ में आके कभी नहीं रहेंगे, लेकिन एक हस्बैंड और वाइफ समझाइश ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो जीवन भर हस्बैंड वाइफ साथ में रहेंगे। वाइफ अपने हस्बैंड के फैमिली फंक्शंस में या फैमिलीज में जाएगी, हस्बैंड अपनी वाइफ के में जाएगा, लेकिन अगर वहीं पे ये चीज नहीं हो पाएगी, अब जब वो तो रेडी हो गया, देखिए ये एक ऐसा डिबेटेबल टॉपिक है जिसपे मैं आपके साथ और आप मेरे साथ बहुत लंबा डिबेट कर सकते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भाई आपने कहा कि वो इस पार्ट पे कर सकता था समझाइश, उसने सिर्फ बोला ठीक है मैं सॉरी बोलूंगा, मैं आके, आप अगर ऐसा कर रहे हैं, आप मेरे को चाहते हैं कि मैं पूरे समाज के आगे आपसे सॉरी बोलूं तो मैं बोलूंगा, लेकिन मैं साथ में ये भी तो बोलूंगा ना कि आप मेरे से पैसे की डिमांड कर रहे हैं। उसने सिर्फ इतनी सी बात बोली, तो क्या उनको ये पता नहीं था क्या कि हम ये बात करेंगे तो ये बात बोलेगा? ये उनको पता नहीं था, ये पता था, लेकिन हस्बैंड ने ये बात कह के उसको, जो एक समझौते की बात, समझौते हस्बैंड वाइफ में जो आप कह रहे हैं साथ रहने के ही नहीं होते समझौते। आज के टाइम में जो सिनेरियो बदल गया, अलग होने के भी समझौते होते हैं, दोनों के परिवार मिलके बैठ के अगर उस समय बात करते और समझौते से ही अलग हो जाते। एक वो शेर है वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना बेहतर। तो वहां पर अगर समझौते की बात होती तो अलग होने की बात हो सकती थी। ये कहीं नहीं है कि दो व्यक्तियों को
कानून में ऑर्डर होने के सेक्शन 9 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का, उसमें ऑर्डर हो जाए कि आपको साथ रहना है। हस्बैंड या वाइफ कोई भी केस करे तो अदर स्पाउस के लिए ये ऑर्डर होता है कि आपको साथ रहना है। लेकिन कोर्ट भी ये एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें कोर्ट भी ये नहीं कह सकती कि इसका एग्जीक्यूशन करवाओ। कोर्ट भी एग्जीक्यूशन नहीं करवा सकती। दो व्यक्ति अगर साथ ऑर्डर के बाद भी नहीं रह रहे तो नहीं रह रहे। तो समझौते की बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि इतना जो लंबा सिनेरियो हुआ केस में जो उलझे, क्योंकि ये भी ओवर कॉन्फिडेंस में रहे होंगे और ये नहीं रहे। लेकिन ऐसे और जिनके लिए हम ये बात कर रहे हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो और कॉन्फिडेंस में नहीं रहे। जहां पर समझौते की बात हो वह समझौते की बात करें। केस का कोर्ट तो लास्ट रिसोर्ट है, कोर्ट में लास्ट में जाने की बात करें। और कोई धमकी दे रहा है तो धमकी से आप डरे नहीं, आप कोशिश करें अपनी तरफ से हर स्तर पर समझौते की बात करें। मैं ये कह रही हूँ ताकि परिवारों में हस्बैंड वाइफ कई नुकसान अलग हो रहे हैं तो एक हस्बैंड वाइफ ही अलग नहीं हो रहे, उनके सारे रिश्ते जो हैं उनके कई कई रिश्तों में फर्क पड़ता है। मैम आपकी बात बिल्कुल सही है, पर यहाँ मैं एज अ मेल फिर वापस नहीं, मैं मेल के पक्ष में हूँ। मैं ऐसे मैटर में मैं मेल के पक्ष की बात मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कहीं फिर दबाव एक पुरुष पे ये आया ना कि आप उस समझौते को होने देते ना आपके अनुसार। मतलब मैं मेल की बात नहीं कर रही, कोई भी हो, फीमेल भी हो। आप वहां से एक डिमांड आई, अतुल के इन-लॉज की साइड से एक डिमांड आई कि हम हमारी बेटी को तब भेजेंगे जब अतुल की फैमिली आएगी, अतुल सबके सामने सॉरी मांगेगा, हम पूरे फैमिली मेंबर्स को इकट्ठा करेंगे। तो अतुल ने कहा कि भाई मैं ठीक है, मैं आऊंगा, मैं सॉरी मांगूंगा। उसने इस बात पे एग्री किया, ठीक है। लेकिन जब उसने अपनी बात रखी, हाँ, कि यार आपने बोला मैं ये मानूंगा लेकिन मैं आऊंगा, तो मैं ये भी पूरे व्यक्ति समाज को ये बताना चाहूंगा कि भाई आपने मेरे से पैसे की डिमांड, आप वहां गए क्यों, उसके जाने की वजह क्या थी? उसके जाने की वजह यही तो थी कि भाई आप और पैसा मेरे से मांग रहे थे, मैंने मना करा आपको देने के लिए, और उसकी वजह से देखो ये वो सिनेरियो है। हाँ, मैं भी ये बात अच्छे से नहीं माने, इस सिनेरियो कोई नहीं माने कि यही सिनेरियो था। यही मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि लोग जो इस पॉडकास्ट को भी देख रहे हैं वो इस बात को नहीं समझे कि जो अतुल ने कहा वो सही है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ पूरी श्रद्धांजलि के देने के साथ, सही तो उन 3 जनों को पता है, वो जो 3 जने उस समय उस घर में थे। इतनी डिमांड की, जब वाइफ की मदर आ गई तो वाइफ की मदर के आने से वहां पर क्या सिचुएशन हुई होगी, ये तो मैम ये भी एक बात है। ये मैं वही चीज, डिमांड के अलावा हमारे बड़े बूढ़े एक बात कहते हैं कि घर की बात घर में रहे तो अच्छा रहता है। 4 दीवारी की बात 4 दीवारी में शुरू होकर खत्म हो जाए तो अच्छी लगती है, उसके बाहर जाएगी तो वो कभी नहीं सही होगी। और मेरे फादर का ये कहना है कि हस्बैंड और वाइफ का मैटर जो है वो सिर्फ हस्बैंड और वाइफ सॉल्व कर सकते हैं और कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। मेरे ससुर ने भी शादी होके आई थी जब यही कहा था। मेरे हस्बैंड का नाम है अरुण, कि बेटा मैं तो एक ही बात कहता हूँ, अरुण से कभी 36 मत होना। मतलब 36 का मतलब है 3 इधर 36 के मुंह यूं होते हैं इस तरह से, 36 3 का मुंह इधर है, 6 का मुंह इधर है हिंदी में देखा जाए तो कि भाई कोई बात हो तो पहले राजी, अगर परेशानी भी है तो कमरे में सुलझा करके ही बाहर निकलो। और ये बात मैंने तो गांठ बांध ली शुरू में ही कि अलग होने की बात या विवाद होने की बात है तो विवाद को पहले सुलझाओ। लेकिन अगर एक, और वो तभी संभव होता है जब हस्बैंड भी थोड़ा मोल्ड हो और वाइफ भी थोड़ी मोल्ड हो, दोनों के होने की जरूरत है। वही चीज आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा चलिए हम वापस इस पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसपे और बहुत लंबी बातचीत हो सकती है। उसने अपने वीडियो में एक चीज और कही थी कि जुडिशरी के अंदर जो बहुत रैपिडली डेट्स पड़ रही थी। देखिए इनके लिए मैं एक बात बताऊं, जुडिशरी के बारे में मैं क्या कहना चाहती हूं, मैं वो बता दूंगी जुडिशरी के बारे में क्या बात होनी चाहिए। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि उनको, जब दोनों बेंगलोर में थे और केस जौनपुर में चल रहा था। दोनों बेंगलोर में नहीं थे मैम। अच्छा, वाइफ कहाँ? यहाँ करेक्ट करूँ आपको। हाँ बताइए। उसकी वाइफ यहाँ आ गई थी तो वाइफ तो जॉब एक्सेंचर में जॉब कर रही थी, दिल्ली में जॉब कर रही थी। वाइफ दिल्ली में जॉब कर रही थी, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था उस समय पे। हाँ, कोविड के जस्ट बाद की बात है। हाँ। तो वो वहां से यहाँ आ गई थी अपने मदर के पास,
और मदर के पास कहाँ? जौनपुर जौनपुर से उनने वहां से केस डाला है उनके अगेंस्ट। तो उन्हें उस केस के लिए अटेंड होने के लिए जौनपुर, इनने कोई भी केस नहीं डाला था कि उनकी वाइफ को अटेंड करने के लिए बेंगलोर आना पड़े। हाँ। जो 8-9 केसेस की लिस्ट उन्होंने दी थी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब उसमें ये हो रहा है कि उनने एक जगह पे ये भी कहा था कि केस फास्ट ट्रैक हो गया केस। तो केस फास्ट ट्रैक होने के बाद क्या होता है और इतने लंबे इतनी जल्दी हियरिंग्स क्यों होती है? देखो वो केस फास्ट ट्रैक नहीं हुआ था। फास्ट ट्रैक वाला जो केस की जो बात की है अतुल ने, वो ये बताया कि 498A का केस जो था वो उन्होंने केवल एक परेशान करने के लिए केवल एक केस को फास्ट ट्रैक के लिए हाई कोर्ट में डाला। महिला पक्ष ने फास्ट ट्रैक के लिए डाला और वहां पर से ये बात आई कि आप इस केस को 1 साल में खत्म करो। तो उसने 8 महीने तक वाइफ ने वो ऑर्डर ही कोर्ट में पेश नहीं किया। ये 2 केसेस के बारे में हुआ था मैम। मतलब 2 केस साइमल्टेनियसली फास्ट ट्रैक की बात करी थी उनने। तो वो दूसरे केस की तो बात की बात है, ये पहला केस है कि इस केस को फास्ट ट्रैक में डालूं, जो मैंने समझ में आया मुझे। तो और फिर वो 4 महीने का ही टाइम रहा। तो हाई कोर्ट के कारण वो केस 4 महीने में डिसाइड होने की बात आई कि भाई 4 महीने तो पहले इसमें हो। फिर डोमेस्टिक वायलेंस केस की बात है, वो बाद की बात है। ये वाला केस, तो इस केस में अब जैसे फीमेल ने, जो महिला पक्ष है, उनने वो चीज वहां पे सबमिट नहीं कराई 8 महीने। तो वो कहीं ना कहीं जो लीगल ऑर्डर्स आए थे उसको उनने डिसोबे किया। तो उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई होती है क्या? कार्रवाई होती है, बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई। मतलब इसमें इसका कोई लॉ है क्या, कोई रूल है क्या? पनिशमेंट ये है कि आपने वाइफ ने अब तक क्यों नहीं दिया। अब तक पनिशमेंट क्या हो सकता है? पनिशमेंट तो आपने आपका इंटेंशन दिख रहा है कि आप इस इंटेंशन से कि इसको परेशानी हो, हस्बैंड को परेशानी हो, आपने 4 महीने तक क्यों नहीं दिया। आप एक्सप्लेनेशन दीजिए इस बात का। नहीं तो हाई कोर्ट से आपने ट्रांसफर करवा लिया, लेकिन आपने 4 महीने तक क्यों नहीं दिया। इस बारे में कोर्ट में आपका मैलिशियस प्रोसिक्यूशन किया, आपने गलत इरादे से इतने टाइम तक केस को रखा। ये बात आ जाए तो ये आपके हर केस में आपको वाइफ को नुकसान देगी। पर केवल एक यही बात नहीं हुई है वाइफ की तरफ से बहुत ज्यादतियां हुई हैं। वाइफ की तरफ से का मतलब है चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जिन्होंने जब पहले उसने वाइफ ने मर्डर का केस चार्ज लगा दिया, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा दिया वो, और उसके बाद में वाइफ ने वो FIR वापस ले ली, फिर वापस FIR कर दी। तो ये इस तरह की जो चीजें थी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो अगर सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करती, अगर सही तरीके से पहले कुछ चार्ज लगाए हैं बाद में दोबारा कुछ चार्ज लगाए हैं, तो ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर लेती तो इतना हरेसमेंट नहीं होता जितना जो चार्ज केस का चला। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का मतलब क्या? मतलब आप किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या एंटिटी को नोटिस करवा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से, आप ये बताइए। देखिए 498A का केस की हम बात करें, 498A का केस जो होता है वो आजकल प्रोसीजर काफी लंबे टाइम से प्रोसीजर ये है कि आप पुलिस में केस डालेंगे। पहले के टाइम ये हुआ करता था कि हम डायरेक्ट केस जो था वो कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन फाइल करते थे। इस्तगासा जिसे बोलते हैं, वो मजिस्ट्रेट के सामने होता था। वो मजिस्ट्रेट केस को सुन के और फिर पुलिस में, वहां से केस पुलिस में जाता था, वहां पर फिर वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पुलिस है वो फिर इन्वेस्टिगेट करती थी। ये था पहले का। लेकिन कुछ समय बहुत पहले एक ये आ गया कि नहीं साहब, केस तो आपको पहले फैमिली महिला थाने में डालना है, महिला थाने में नहीं हो तो फिर आप SP के डालिए, अगर SP भी सुनवाई नहीं करे तो फिर आप कोर्ट में आइए। तो ये प्रोसीजर खत्म हो गया और आजकल प्रैक्टिकल ये हो रहा है कि आप डायरेक्ट SP ऑफिस में दीजिए, SP ऑफिस से महिला थाने आएगा। हर क्षेत्र में, शहर में जो है, शहर और ग्रामीण 2 महिला थाने बने हुए हैं। शहर का जुरिस्डिक्शन है तो शहरी महिला थाने में आ जाएगा, और ग्रामीण का है तो ग्रामीण महिला थाने में वो महिला की जो शिकायत है वहां चली जाएगी, और वहां पर फिर इन्वेस्टिगेशन होगा। पुलिस दोनों, अर्नेश कुमार के मैटर में सबसे पहली बार ये हुआ कि अरेस्ट बंद हुआ। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है अर्नेश कुमार में, वहां पर बंद हुआ कि अरेस्ट जो है, अरेस्ट में आप 498A में आप एंटिसिपेटरी ले सकते हो। मैं केवल 7 साल तक के जो मैटर है उनकी, जिनमें 7 साल तक के अपराधों का जो केस है, प्रकरण है, उनकी बात कर रही हूं। तो ये 3 साल तक का सजा का अपराध है 498A।
तो इसमें ये हुआ कि आप एंटिसिपेटरी बेल जो है वो आप एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करोगे, पहले नहीं होती थी ग्रांट। नॉन बेलेबल वारंट निकलता था ना इसका। हाँ, अब एंटिसिपेटरी ग्रांट, अग्रिम जमानत का प्रावधान अरनेश कुमार के बाद आया। अरनेश कुमार सुप्रीम कोर्ट की अग्रिम जमानत को थोड़ा सा आप हमारी लैंग्वेज में थोड़ा सा समझा के बताइए कि होता क्या। कि जैसे ही लड़की ने, महिला ने जो केस कर दिया और थाने से आपको बुलावा आ गया, तो आप उस बुलावे के बाद में अब तो ये स्थिति हो गई कि 41A के नोटिस आएंगे और दोनों को बुलाएंगे। आपको उस समय अगर ये लग रहा है, एंटीसिपेशन है इस बात का कि मुझे अरेस्ट नहीं कर ले, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का कई बार झुकाव जो इस प्रकरण में विशेष करके दिखने में समझ में आ रहा है, आप एंटिसिपेटरी अग्रिम जमानत ले सकते हैं न्यायालय में कि भाई मुझे अरेस्ट होने की मेरी वाइफ के द्वारा ये प्रकरण दर्ज करवा दिया गया है और इस प्रकरण में मुझे आशंका है कि मुझे अरेस्ट नहीं कर लें, इसलिए मुझे जब तक मुझे अरेस्ट नहीं किया जाए जब तक मेरे को, तब तक के लिए मुझे जमानत दे दी जाए। जब ये है प्रॉपर प्रूफ ना हो तब तक मैं अरेस्ट, हाँ, मतलब मुझे जब तक मेरी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट जब तक है तब तक मुझे अग्रिम रूप से जमानत दे दी जाए कि मैं इन्वेस्टिगेशन पुलिस के सामने जाऊंगा और वहां अपनी बात रखूंगा, धड़ल्ले से अपनी बात को बेझिझक रखूंगा, क्योंकि मेरे पास ये होगा, कागज होगा, आदेश होगा न्यायालय का अग्रिम जमानत का कि मुझे पुलिस इस केस में अरेस्ट नहीं कर सकती है। ये है एंटिसिपेशन, फाइनल प्रोसीडिंग। हाँ, तो ये 498A के मैटर में ये डेवलपमेंट हुआ अरनेश कुमार में कि भाई अग्रिम जमानत का प्रोविजन डाला गया। साल की आप बात कर रहे हैं? ये 2017 की बात है। ये 2017 की बात। 2018 में फिर आया कि आदर्श गोयल जी की रूलिंग आई, जिसमें राजेश वर्सेस स्टेट का जो मैटर था उसमें ये बात आई कि चूंकि मामले बहुत ज्यादा इस तरह से 498A के आ रहे हैं, मिसयूज भी हो रहा है, तो उस मैटर में सबसे पहली बार ये बात आई कि फैमिली वेलफेयर कमेटी एक बना दी जाए। पुलिस भी जो है, पुलिस का रोल समझ में आया कि पुलिस का रोल भयानक रोल है, ऐसा लगा होगा उनको कि उससे पहले फेवरेटिज्म समझ में आया। हाँ, तो उसके कारण ये हुआ कि भाई एक फैमिली वेलफेयर कमेटी बना दी जाए, 3 मेंबर्स की कमेटी बना दी, जो डीजे जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो होते हैं कोर्ट के उस यहाँ के, वो ही 3 मेंबर्स को बना देंगे और वो मेंबर्स पहले सुनेंगे दोनों पक्षों को, समझेंगे कि हाँ क्या स्थिति है, क्या होना चाहिए, मैटर होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, कंपाउंडेबल है, मतलब कंप्रोमाइज हो जाना चाहिए या राजीनामे से वहीं खत्म कर देना चाहिए। 1.5 साल तक मेरे ख्याल से ये कमेटी भी चली। ये 27/7/17 की जो था ये था। इसके बाद में ये जो अभी जो हमारे सीजे साहब जो अभी रिटायर हुए, चंद्रचूड़ जी, दीपक मिश्रा जी, चंद्रचूड़ जी और एक खवलीकर, एक ऐसे 3 जजेस की जो बेंच थी, उनमें मानवाधिकार आयोग की तरफ से ये पेश किया गया, एक रिट पेश की गई मानवाधिकार आयोग की तरफ से, मानवाधिकार और अदर्स की तरफ से, और उसमें मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो था उसको अपोजिट पार्टी बना करके और उसकी सुनवाई हुई। तो 3 जजेस की सुनवाई में ये आया कि ये FWC तो नहीं बन सकती है, FWC तो CRPC के प्रोविजन के विरुद्ध है, इसलिए इसमें किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता कि डीजे ही कमेटी बना दे और वो कंपाउंडेबल ऑफेंस जो है, जो कंपाउंड नहीं हो सकते, जो ऑफेंस को जिनमें ये क्योंकि ये जो भी मैटर होते हैं ये मैटर सरकार वर्सेस होते हैं। दहेज का मैटर है, जैसे अतुल का मैटर था तो मैटर का नाम था सरकार वर्सेस अतुल। अच्छा, ऐसे होता है। तो चूंकि एक पार्टी सरकार होती है और एक पार्टी जो अभियुक्त होता है वो उसके खिलाफ जो कार्यवाही होती है, इस तरह से ये मैटर होते हैं। तो ऐसे मैटर में एक जो क्योंकि ऑफेंसेस में हम ये नहीं कह सकते किसने ऑफेंस किया, कब इसके परिणाम क्या होगा। अभी तो शुरू में तो ये कि ये घटना घटी है तो उसमें डीजे को ही ये पावर नहीं दे दी जाए और उनके द्वारा बनाई गई कमेटी को ये पावर नहीं दे दी जाए। इसलिए CRPC में इस 498A के प्रोविजन और तो है ही, लेकिन 498A का जो केस है इसमें कंपाउंडेबल नहीं है कि लोअर कोर्ट अपने स्तर पर राजीनामा नहीं कर सकती है। कानून में कुछ मैटर हैं जिनमें राजीनामा हो सकता है अपने स्तर पर, छोटे मैटर होते हैं, और कुछ मैटर में न्यायालय की परमिशन से राजीनामा होता है और इसमें परमिशन से भी राजीनामा नहीं हो सकता है। इसलिए ये WFC को खत्म किया गया
और ये राजीनामा की जो प्रावधान है, ये संविधान के द्वारा दिए गए प्रावधानों के कारण ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही इन मैटर्स को सुन सकती है। इसलिए ऐसे मैटर में अगर कंपाउंड होगा, कंपाउंड का मतलब है राजीनामा, राजीनामे से केस खत्म होगा, तो उसमें हाई कोर्ट की मोहर लगनी जरूरी है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे एक लोअर कोर्ट के अंदर, एक फैमिली कोर्ट के अंदर ये दो हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीच में एक केस हुआ जिसमें वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर डाउरी के केसेस लगा दिए। अब एक सर्टेन टाइम के बाद दोनों आए एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कि हमें अब कॉम्प्रोमाइज करना है, कॉम करना है। तो उसके लिए लोअर के कोर्ट जो है वो के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो इनका कॉम्प्रोमाइज करा पाए। उसके लिए उसको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा? नहीं, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ही इसके लिए, क्योंकि लोअर से अपर की बात करते हैं ना, तो ये तो जो लोअर के बाद तो अपर कोर्ट भी आता है शायद, और फिर हाई कोर्ट आता है। हाँ, लोअर मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट है, हाँ। उसके बाद हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट में सिंगल बेंच है, डबल बेंच है, अच्छा। और 7 बेंचेस का भी होता है। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी सिंगल बेंच, डबल बेंच और ये कई तरह के पेडेस्टल्स हैं। ओके, ये है। तो आपका जो मैटर 498 का जो मैटर है, इस केस में हायरार्की क्या चलती है? इसमें यह है कि लोअर कोर्ट मजिस्ट्रेट जो सबसे प्रथम क्लास मजिस्ट्रेट जो होता है ना, वो 498 के मैटर को सुनने के लिए एंटाइटल है। ओके, प्रोविजन है ये। जो अब वीएनएसएस हो गई, उसमें पहले जो सीआरपीसी थी उसमें ये इनको प्रावधान था। लेकिन यहाँ पर अगर दोनों पक्षकार केस में राजीनामा पेश कर देते हैं, जो करते हैं आए दिन, तो ऐसे में राजीनामा पेश करने के बाद भी वो राजीनामा जो होता है वो तस्दीक होकर के कि भाई राजीनामा पेश कर दिया है, उसकी कॉपी को हाई कोर्ट में ले जाना होता है। और हाई कोर्ट ही वहां पर दोनों पक्षों को सुन के जनरली दोनों पक्षों को बुलाता है, सुनता है कि हाँ आपके बाद में कंप्रोमाइज कोई प्रेशर में तो नहीं हुआ, राजी से हुआ है, सही तरीके से हुआ है, कोई प्रेशर में तो नहीं लिया। ये सुन के संतुष्ट होकर के और हाई कोर्ट से वो केस समाप्त होता है। अच्छा। तो ऐसे, और जब ये केस समाप्त होते हैं ना, तो सारे केस समाप्त होते हैं, एक केस समाप्त नहीं होता है। जब कंप्रोमाइज होता है दोनों पक्षों के बीच में, तो फिर उसमें अगर मेंटेनेंस का मैटर है, चाहे वो तलाक का मैटर है, चाहे वो साथ रहने का मैटर है, और चाहे वो डॉवरी का मैटर है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर है, सारे मैटर का एक साथ पटाक्षेप होकर के केस खत्म होते हैं। मान के चलो फॉरेन सिनेरियो, हाँ, डाउरी वाले केस पे वो लोग एग्री कर गए कि भाई डाउरी वाला हम नहीं करेंगे, लेकिन हम साथ भी नहीं रहेंगे, हमें डिवोर्स तो चाहिए। हाँ, तो अलग होने के भी होते हैं ना, तलाक में, उसमें फैमिली कोर्ट में तलाक का मैटर चल रहा होता है, हाँ। इधर मजिस्ट्रेट के कोर्ट में 498 का मैटर चल रहा होता है, दूसरी कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर चल रहा होता है। ये सारे मैटर जो हैं एक साथ एक टाइम में कंप्रोमाइज की एक डीड बन के और सारे मैटर खत्म होते हैं कि किस मैटर को हम किस तरह से करके एक साथ खत्म होंगे वो। अच्छा, ये खत्म होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये भी एक बात है कि जब 4-5 साल तक दोनों पक्षकार लड़ लेते हैं, पहले दोनों जैसे अतुल में कहा कि साहब मेरे पास तो सारे गवाह सबूत हैं। अब गवाह सबूत की स्टेज तो बहुत बाद में आएगी, पेश करने की स्टेज तो बहुत बाद में आएगी। तो ऐसे लड़की वाले भी अपनी पोजीशन पे अटल रहते हैं कि हम इसको जितना हरेस कर दें। तो ऐसे दोनों के दोनों जो पक्षकार हैं वो काफी सालों तक केस लड़ने के बाद बहुत मैटर में अल्टीमेटली 4-5 साल बाद, उनके बीच में 2 साल बाद, 4 साल बाद राजीनामा होता है। अब इसमें मैटर भी कई तरह के होते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में। एक बात बताऊं, केवल यही मैटर नहीं है, हस्बैंड प्रॉब्लम जो इनकी है वो ही एक प्रॉब्लम नहीं है। जब हम इस मैटर को डिस्कस कर रहे हैं तो हम हस्बैंड की कई तरह की प्रॉब्लम है जो आपसे मैं उनको भी रूबरू करवा दूं कि इंसैनिटी, कोई भी पार्टनर हो, एक पार्टनर मानसिक रोगी है, अब वो दूसरा पार्टनर तो तलाक चाहेगा ना, लेकिन लड़की के घर वाले भी तलाक नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि कौन पागल को कौन रखे, मानसिक रोगी को कौन रखे। हाँ, ये इस तरह के केसेस भी आते हैं, ऐसे भी मैटर होते हैं। अब उसमें क्या करें, लड़की, अगर लड़का मानसिक रोगी है, लड़का आईआईटी है, मेरे पे ऐसे मैटर भी हैं कि लड़का आईआईटीएन है और अच्छा कमा रहा, इतना हैंडसम लड़का पूछिए मत आप, लेकिन उसका एक एस्पेक्ट तो आईआईटीएन और बहुत टॉप कमा रहा है वो, हाँ, और दूसरा एस्पेक्ट जो उसका एक पहलू है, व्यवहारिक पहलू है कि वाइफ से कैसे बिहेव करे और समाज में कैसे बिहेव करना है, परेशानी आए तो कैसे बिहेव करे, वो अपने आप को ही तुरंत समझने लग जाए, वाइफ को कुछ समझे ही नहीं, और बात बात में इरिटेट हो, खाना हो तो यूं कप फेंक दे,
सब्जी सब्जी की कटोरी फेंक दे वाइफ के ऊपर, तो वाइफ भी उसके स्तर के ही घर की आई है, वो भी कब तक सहन करेगी। तो ऐसे स्तर में जहाँ इंसेनिटी होती है जो दिखती नहीं है, इंसेन जो होता है ना आदमी, एक ये बात भी है कि कोई भी चीज एक्सेस है, किसी को गुस्सा भी तेज आता है, वो भी वैज्ञानिक रूप से, कानूनी रूप से इंसेनिटी के उसमें आता है। तो कोई भी अधिकता कोई भी चीज की है वो भी, तो ऐसे मैटर भी होते हैं। तो मैम उस केस में फिर क्या करें? देखिए ये जो आपने इंसेनिटी वाली बात कही, ये तो मेल और फीमेल दोनों में से किसी के पास भी किसी के होती है। मैं ऐसे मैटर में सफर कर रही हूँ मैं, कि जहाँ पर शादी होते ही लड़की आई और लड़की और हस्बैंड वाइफ में रिलेशन भी नहीं बन पाए, क्योंकि वाइफ का रोल है सर, हस्बैंड देख के अचंभित रह गया कि ये मेरी ये मैं क्या करूँ, इसको कुछ समझ नहीं। और लड़कियां एमए है और एमए का पता नहीं पड़ पाया, स्थिति ये हो गई। अब हस्बैंड क्या करे, केस लड़ रहा 2 साल से, वाइफ ने मेंटेनेंस भी लगा दिया, वाइफ ने मेंटेनेंस भी दे रहा है और उससे अलग भी रह रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये बेसिकली मैम ये तो, अब जैसे ये वाला केस बताया आपने, हाँ, इस केस के हिसाब से तो मेन के ऊपर क्रूअल्टी है ना, ये क्रूएल्टी है क्रूएल्टी। तो इसके लिए ही मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपके यहाँ से मैं ये बातें कहना चाहती हूँ कि ऐसे मैटर में इम्पोर्टेंसी का मैटर, हस्बैंड इम्पोर्टेंट है और स्थितियां इतनी है कि एक से तलाक हुआ इम्पोर्टेंसी के आधार पर। इम्पोर्टेंसी का मतलब अक्षम है हस्बैंड, वैवाहिक संबंध स्थापित करने में भी अक्षम है, संतान उत्पत्ति की तो बात ही छोड़िए, वैवाहिक संबंध स्थापित करने में भी अक्षम है। वो एक शादी कर रहा है, वो शादी खत्म हो गई, खराब हो गई उसकी, और वहां तो राजीनामे से डिवोर्स हो गया। अब आदमी समाज में अपनी छवि सुधारने के लिए दूसरी शादी कर लेता है। अब वो दूसरी शादी में वाइफ को तलाक देता ही नहीं है कि मैं क्यों दूं तलाक, मुझे तो तीसरी थोड़ी मिलेगी। अब वाइफ के पास क्या उपचार है? वाइफ अगर करती है उस समय डाउरी का केस, वाइफ तलाक चाहती है, हस्बैंड देता ही नहीं है। और अगर लकीली वाइफ अगर वर्किंग है तो वाइफ को मेंटेनेंस भी नहीं देना है। अब उसके तो मजे हो गए हस्बैंड के, तो उसको तो अपनी रेपुटेशन दिखानी की है कि मैं तो मैरिड हूं, वो ही नहीं आ रही है मेरे पास। अब इस स्थिति में तो ऐसे में मैं ये बताना चाहती हूं कि सबसे बड़ी आवश्यकता है डिवोर्स के जो मैटर होते हैं, जब 2 व्यक्ति साथ नहीं रहना चाहते हैं, नहीं रह सकते हैं, दोनों ने सोच लिया है, तो ऐसे में डिवोर्स के जो प्रक्रिया है, जो फैमिली कोर्ट जिसके लिए एंटाइटल है, वहां पर त्वरित गति से होना चाहिए। इस बात की बहुत आवश्यकता है। और ये चीज नहीं हो रही, और ये यहाँ ही नहीं हो रही है। अगर यहां से जीत भी गया एक पक्ष, तो हाई कोर्ट में एक बार केस एडमिट होने के बाद कई वर्षों तक, क्योंकि हाई कोर्ट में इतनी लंबी फहरिस्त है। अब इसके रीजन क्या है? रीजन एक सबसे बड़ा रीजन है, ये जो प्रॉब्लम है, जो आप ये रीजन की बात ये कर रहे जो हैं। प्रॉब्लम आप कह रहे हो, ये प्रॉब्लम सिर्फ फैमिली कोर्ट से रिलेटेड नहीं है, ये क्रिमिनल में भी है, ये एक्सटॉर्शन में भी है, ये हर तरीके के लीगल केसेस वाले फ्रेम में आदमी डरता है। अब इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है, त्वरित न्याय कैसे मिले? जब फैमिली कोर्ट तो 2 हो 3 हो, कोटा में फैमिली कोर्ट 3 है, 3 फैमिली कोर्ट है, उसमें 2 ही रहती है, 2 को ही तीसरा का काम करना है। कोर्ट खाली है, एक कोर्ट जनरली खाली हो जाती है, जजेस छुट्टी पर हो जाते हैं, उनकी भी अपनी आवश्यकताएं, अपनी परेशानियां हैं। तो कोर्ट में फैमिली जजेस के कोर्ट संख्या बढ़नी चाहिए, और संख्या ही नहीं बढ़े, उनमें जजेस को भी स्थापित करना चाहिए ताकि त्वरित न्याय मिल सके। ये एक बड़ी समस्या है। अगर आधी समस्या तो महिला और पुरुष की समाप्त हो जाए, अगर फैमिली कोर्ट ज्यादा स्थापित होकर के और जो डिवोर्स के मैटर हैं उनमें त्वरित न्याय हो, ये एक सबसे बड़ी बात है। अगर डिवोर्स में त्वरित न्याय होने लग जाए तो महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं तो दहेज केस इसलिए करती हैं कि वो क्या करें, लड़का इंपॉर्टेंट है, अब उसको तो शादी करनी है, लड़की वर्जिन है, ऐसे मैटर है मेरे पास। ये वाइस वर्सा भी हो सकती है, ये चीज तो इम्पोर्टेंसी की नहीं हो सकती, वाइस वर्सा इम्पोर्टेंस की तो नहीं हो सकती, मानसिक रोगी की होती है, वो होती है। लेकिन फॉर एन एग्जांपल, जबरदस्ती से लड़की की शादी करा दी गई, वो नहीं चाहती थी उस लड़के के साथ शादी करना, और उन लोगों के बीच में किसी भी तरीके का रिलेशन डेवलप नहीं हुआ शादी के बाद, तो उस केस के अंदर फिर ये यहाँ पर जो फिजिकली डिसेबल ना हो फीमेल, लेकिन मेल एज अ मैरिड, ऐसे बहुत मैटर हैं कि जहां पर अफेयर किसी और के साथ है, घर वालों के कारण शादी किसी और के साथ हो गई। रिसेंटली अभी मेरे एक मैटर में ये हुआ कि दुल्हन, गांव का केशवराय पाटन की लड़की, दुल्हन घर के बाहर सामने वाले घर में है कि भाई इसको घर के अंदर लेंगे,
दुल्हन को जो रिसीव हाँ, किया जाता है विदाई के बाद जो हाँ नहीं, दूल्हे के घर में सामने वाले घर में रख दिया, भैया बारात आई तो रख होता दिया। है, कई घर में हाँ, ट्रेडिशन होते और हैं। फिर उसको रिसीव करेंगे अच्छी तरह। इतनी देर में तो एक लड़का आया और सामने वाले उस लड़की ने फोन कर दिया दुल्हन ने, और वो उसका जो जिसके साथ उसका अफेयर था, जिसका शादी करना चाहती थी, घर वाले नहीं माने थे, वो आकर के वहीं की वहीं लेके चला गया। वो केस लड़ रही हूँ मैं। अब वो तो मेल साइड से या फीमेल साइड से? मैं मेल साइड से लड़ रही हूँ। अब वो और अब उसमें यह है कि लड़की तो घर वालों के पास भी नहीं है, फादर ने भी उसकी रिपोर्ट करा दी। अब हम ये चाहते हैं कि इस केस में डिवोर्स हो जाए, क्योंकि धोखा देके शादी की, और ये रिकॉर्ड पे बात है सारी की सारी कि पर अब कोर्ट ये कहती है कि लाओ उस लड़की को तामील कराओ पहले, क्योंकि तामील कराना जरूरी। नोटिस सर्व करवाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फैमिली को। मतलब कोरोना में ये स्थिति हुई थी कि व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू नोटिस मान्य होने लग गए थे। हम जब व्हाट्सएप के थ्रू और वीडियो कॉलिंग के थ्रू जब जजेस से बेल एप्लीकेशन आर्ग्यू हो रही है, तो आज के टाइम में ये आवश्यक रूप से कर दिया जाए कि नोटिस जो है वो वीडियो कॉल या, और ऐसी परिस्थितियों हाँ, में जैसे स्पेशली अतुल वाले केस के अंदर है कि भाई बंदा 2000 किलोमीटर दूर क्यों बैठा आए, हुआ है। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करवा ले वो। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की यही तो मैं कह रही हूँ कि उनके पास प्रोविजन थे कि भाई मैं वहां नहीं जाऊं, मैं इतनी दूर रहता हूँ, वो वहां रहती है, और इस तरह के कि कभी मर्डर का, अटेम्प्ट टू मर्डर का एफआईआर दर्ज हो रही है, कभी ये वाली एफआईआर दर्ज हो रही है। पुलिस का जो ये रोल है, मुझे वहां पर मेरी जान का खतरा है, तो मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करवा दी जाए। तो यही मैं आपके माध्यम से कहना चाह रही हूँ। उसके लिए प्रावधान क्या उसके था? लिए प्रोसीजर वो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा देते और ये हो जाता। क्योंकि ये सवाल हाँ। मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ आपसे कि चलिए अतुल अनफॉर्चुनेटली हाँ, ऐसा स्टेप लिया उनने, लेकिन ये इस तरीके प्रोविजन के केसेस अभी भी इंडिया में बहुत सारे चल रहे हैं। ये लोगों को उनको शायद हो सकता है वो देख के इस चीज को समझे। ये लीगल राय मिल जाती कि आप जब वो पुलिस का एक एफआईआर हट गई, लग गई, और दोबारा दूसरी एफआईआर लगी हुई है उसी मैटर पे, वो एक बहुत बड़ा उनके पास सबूत था कि उस सबूत को दिखा करके वो हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकते थे कि मुझे वहां पे जान का खतरा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मेरा करवा दिया जाए, और होता। ये चीजें मैं कह रही हूं जो आज के टाइम में हो रही है। अभी नए कानून जो 1 जुलाई से परिवर्तन हुए हैं, उन कानूनों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी, इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंसेस है ना, उनको विशेष महत्व दिया गया है। वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस कैसे कोर्ट में मान्य हो, उसके लिए प्रावधान आए हैं कि किस तरह से आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंसेस हैं उनको आप कोर्ट में पेश करके और उनका फायदा ले सकते हो। ये अभी 1 जुलाई से इंट्रोड्यूस हुए हैं। पर मैम ये तो चलिए 1 जुलाई से भी इंट्रोड्यूस हुआ है, ये केस तो पहले भी था, नहीं पहले भी थे, पहले भी प्रमाण पत्र देकर के होता था। ये तो अभी तो कानून में बदलाव आया, वो बता रही हूँ। 1 जुलाई के पहले भी था। अब हम उन्हें उस नए सिरे से कर लेते हैं, जो उसमें प्रावधान को और अच्छी तरह से कर लेते हैं। बाकी हम पहले भी प्रमाण पत्र, पहले 65B एविडेंस एक्ट का प्रमाण पत्र दे करके, और ये सारी की सारी जो एविडेंसेस हैं वो कोर्ट में हम अप्लाई करते थे और मान्य होती थी। ऐसा नहीं है कि अभी परिवर्तन आया हो, पहले भी होती थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनके पास कोई लीगल, मतलब कोई ऐसा लैक्यूना रह गया कि वो, उनको ये ऐसी राय नहीं मिली। ये राय मिलती तो निश्चित रूप से होता, ये राय मिल जाती तो वो वहीं की वहीं केस को कर लेते। ये है। और दूसरी बात ये है कि त्वरित न्याय की बात है। एक सबसे बड़ी बात है, सिस्टम में कई जगह गड़बड़ियां हैं, स्थितियां आजकल फैमिली कोर्ट में एक ये भी हो रही है कि हाई कोर्ट से मैटर आता है। हमारे यहाँ जैसे 3 कोर्ट हैं कि 50 तक के केस के नंबर तो आप एक कोर्ट में दीजिए, फिर दूसरे में दीजिए, दूसरे में हो जाए, फिर तीसरे में दीजिए। तो और ऐसे में कई बार स्थिति होती है, एक ही लेडी का मैटर, एक का डिवोर्स का चल रहा है, हस्बैंड का सेक्शन 9 का चल रहा है, वाइफ का मेंटेनेंस का चल रहा है। वो तीनों का नंबर ऐसे आया कि तीनों 3 कोर्ट में चल रहे हैं। अब एक फैमिली कोर्ट में एक साथ तो होते ना, लेकिन वो नंबर तीनों कोर्ट, तो इसलिए इसको इस सिस्टम को रीअरेंज करने की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल अरेंजमेंट, बिल्कुल। पर वहां पर ऐसे हाई कोर्ट में भी जब जो सिस्टम वो लोअर कोर्ट के लिए बनाते हैं, उनको लोअर कोर्ट की चीजों का पता हो, तब वहां पर ये चीजें आए कि कैसे क्या सिस्टम करना चाहिए हाई कोर्ट में बैठ करके, या लोअर कोर्ट के जो सिस्टम, उनको भी थोड़ा सा
ऐसे व्यक्तियों को जो फैमिली मैटर में डील कर रहे हैं उनको साथ लेकर के और फिर ये प्रोविजन दे। मैंने तो प्रेसिडेंट से भी कई बार कहा कि प्रेसिडेंट साहब वहां पर ये बात करवाइए, ये तो बड़ी परेशानी हो रही है, एक ही व्यक्ति का 3 जगह केस चल रहे हैं। और ये जो लोअर कोर्ट आप बता रहे हैं कोटा में 3 है, तो कितनी कितनी दूरी पे है ये? ज्यादा नहीं दूरी नहीं, एक तो एक ही बिल्डिंग में 2 है और एक अगली बिल्डिंग में है, दूरियां नहीं है। ओके, कोर्ट तो अलग अलग हो गए ना। फॉर एन एग्जांपल कोटा उतना बड़ा शहर नहीं है, लेकिन हाँ। अगर दिल्ली है, बेंगलोर है, उत्तर प्रदेश के जयपुर में ही सेशन कोर्ट दूर है, हाई कोर्ट दूर है और फैमिली कोर्ट अलग जगह बना हुआ है। हाँ, तो और वहाँ 5-5 फैमिली कोर्ट और अलग अलग जगह बने हुए। और तो एक आदमी को कितना भागना पड़ जाता है इस सरकारी व्यवस्था के अंदर कि ये सारी चीजें अगर एक ही जगह पे, मतलब सिंगल रूफ, अगर ये सारे काम हो जाए। इस सिंगल रूफ की बात जो आपने बहुत अच्छी बात की है, इसके लिए मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि जो फैमिली जज है वो एक लगभग समझ लीजिए 18-20 साल के एक्सपीरियंस मजिस्ट्रेट से लेकर के, जब वो 18-20 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद उस स्थिति में पहुंचते हैं। फैमिली जज एक्चुअली में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के लेवल के होते हैं। हाँ, अब आप एक मैटर जो दहेज का केस है वो तो आप नए मजिस्ट्रेट के सामने रखवा रहे हो, डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर है वो आप दूसरे मजिस्ट्रेट के सामने रखवा रहे हो। हाँ, आइडियोलॉजी अलग अलग है। हाँ, सबके हाँ अलग अलग। और मेंटेनेंस का जो मैटर है, और अगर फैमिली कोर्ट है तो मेंटेनेंस का मैटर और जो हस्बैंड वाइफ के बीच में और डिस्प्यूट है वो आप फैमिली कोर्ट के सामने रखवा रहे हो। तो ऐसा अच्छा हो, क्योंकि एक जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, जो कोर्ट में सबसे सुपर जो जज होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, वो एक ही टाइम में क्रिमिनल केस भी सुनते हैं, वो एक ही टाइम में सिविल केस भी सुनते हैं। जब वो क्रिमिनल केस सुनते हैं तो सेशन जज की कैपेसिटी में सुनते हैं, और जब वो सिविल केस सुनते हैं तो सिविल जज की कैपेसिटी में सुनते हैं। है तो एक ही व्यक्ति। तो ऐसी ही पावर फैमिली जज को दे दी जाए कि 498A के मैटर भी वही सुन ले। 498A में वो सुनेंगे तो वो क्रिमिनल जज सेशन जज की कैपेसिटी में सुन लेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर भी वही सुन ले, मेंटेनेंस का मैटर और जो रेस्टिट्यूशन, साथ रहने के और तलाक के और बच्चों की कस्टडी के जो मैटर है वो तो सुनते ही हैं। तो ये सारे मैटर एक ही जज को क्यों नहीं दे दिए जाए? एक ही जगह, एक बंदे का, एक पर्सन का एक केस, जो केस है वो एक ही जज अगर करे तो वो एक ही दिन में सारी चीजें हो जाए। हाँ, और जजेस को संख्या बढ़ा दी जाए, और जजेस का काम, फैमिली कोर्ट जो एक्ट है उसका ऑब्जेक्ट ही ये है सुलह और समझौता। वहां पर सुलह समझौते के लिए बैठे हैं लोग, समझौता करवाएं। लेकिन एक मैटर 498A का ये अलग अलग जगह जो चल रहे हैं ना, तो आदमी कयोस में है। हम खुद कई बार पार्टीज के केसेस को लेके इतना परेशान हो जाते हैं कि इधर समझा, इधर की फाइल है, इधर की फाइल है, इधर के डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। तो जो डेडिकेशन से काम करता है ना, उसके लिए बहुत सारे केस एट ए टाइम डील करना मुश्किल होता है। तो मैम एज अ एडवोकेट आप लोगों के लिए भी बहुत ये तो एक इजी प्रोसेस हो जाएगा कि जल्दी भी शायद खत्म हो सके। अरे हमारे तो जल्दी हो या नहीं हो, पार्टी को रिलीफ मिले, बात तो पार्टी को रिलीफ की है। तो मैं वही चीज तो कह रहा हूँ कि जो भी पक्षकारों को जो रिलीफ मिले, जो भी यहाँ पे। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी, ये जो 498A के मैटर में, जो अतुल सुभाष के मैटर में जो हुआ है कि पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने बहुत जो रोल, जो मुझे वीडियो से लग रहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, वीडियो से जो लग रहा है कि पुलिस का बहुत ऐसा रोल रहा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का। तो इसमें एक प्रावधान है, जब केस पुलिस के हाथ से चालान संपूर्ण केस बन के जब कोर्ट में चला जाता है मजिस्ट्रेट के सामने, तो वहां पर सबसे पहले केस जाने के बाद में अगली डेट जो होती है वो चार्ज की होती है कि आप पे क्या चार्ज लगाया जाए। चार्ज की स्टेज आती है कि क्या आरोप लगे आपके ऊपर, ये पुलिस ने ये बातें बताई, ये बताइए आप। तो उस समय ट्रेंड क्या है? ट्रेंड हमारे यहाँ पर ये है कि उनके पास एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में वो चार्ज को फ्रेम कर देते हैं। 498 में आपने ये किया, आपने दहेज का सामान नहीं दिया, आपके ऊपर ये चार्ज लगाया जाता है। चाहे हम बहस करें या हम नहीं करें, हम बोलेंगे तब भी वही लगेगा, नहीं बोलेंगे तब भी। उस समय मजिस्ट्रेट की पावर है ये कि उस समय मजिस्ट्रेट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके, और अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कोई गलती भी की है तो उस समय आप दोनों पक्ष को सुन करके, और वहां पर उस निप इन द बड जो कहते हैं, उससे वहीं पर केस समाप्त हो सकता है।
यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी अगर उनने अगेंस्ट हर जगह समर्थ शर्मा जो मेरे लकीली मेरे सन हैं, उन्होंने पिछले जुलाई में ही एक ये ऑर्डर पूरे राजस्थान के लिए करवाया है हाई कोर्ट जज से कि एक जो व्यक्ति को चार्ज की स्टेज पर ही जो आदमी बरी हो सकता है और होने की संभावना है, तो चार्ज की स्टेज पर चार्ज फ्रेम केवल एक फॉर्मेट में फ्रेम कर दिया जाता है, वो गलत है। तो हाई कोर्ट जज के सामने जब ये बात आई, क्योंकि जजेस के सामने भी, जजेस की चाहे वो हाई कोर्ट जज हो, चाहे वो हमारे लोअर कोर्ट के जज हो, चाहे वो हमारे मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो हमारे फैमिली जज हो, उनके पास कार्य की इतनी अधिकता है, इतना प्रेशर है काम का कि इसके लिए वो कितना ही संवेदनशील होना चाहे, वो चाह के भी नहीं हो सकते हैं। जो इनके रीटा कौशिक का मैटर या जो है, इनकी बात मैं नहीं करना चाहती हूँ, हाँ, क्योंकि मैं कभी इस तरह की घटनाओं से रूबरू नहीं हुई हूँ। मैंने तो जजेस को अच्छे ही रूप में देखा है और अच्छे ही रूप में मैंने जहाँ भी मैंने जो मैटर हुए हैं उनमें मैंने निष्पक्षता ही देखी है। 30 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कभी इस तरह की बातें कोई नहीं देखी। ये जो करप्शन की बात भी होती है ना, ये भी मैं ये समझती हूँ कि जो करप्शन जो है वो हाइपोथेटिकली ज्यादा है, वास्तव में इतना नहीं होगा, नहीं है। लेकिन मैम उसने इनके केस की बात मैं नहीं कर, इनके केस को अपन वो मैं पर्टिकुलर इस केस की बात नहीं कर रही, मैं जनरल बात कर रही हूँ मेरे अपने एक्सपीरियंस से कि ऐसा नहीं है कि करप्शन है। एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। हम ये नहीं कह सकते कि सब दूध के धुले हैं, सब नहीं, लेकिन हाइपोथेटिकली करप्शन का क्या मतलब ये है कि दो पक्ष जब केस लड़ेंगे, एक जीतेगा एक हारेगा। आप बेल एप्लीकेशन आर्ग्यू करने जा रहे हो, कभी आपकी स्वीकार होगी, नहीं भी होगी, हाँ, दोनों जब आपकी स्वीकार होगी तो ठीक है, नहीं हुई तो पार्टी कह देगी, पार्टी है, एडवोकेट नहीं, पार्टी कहती है मिल गए जज तो खा गए पैसे। तो ये जो बातें जो लोग जो करते हैं ना, ये बातें जो होती है, ये करप्शन की तरह, बेचारे जो कुछ नहीं ले रहे उन पर भी चार्ज लग जाता है। देखिए मैम, ये भी एक बात होती नहीं, आपकी बात पे मैं एग्री कर रहा हूँ। जैसे अब वो अतुल ने अपने वीडियो में साफ साफ 5 लोगों को विक्टिम के ऊपर वो कराया कि भाई इन लोगों की वजह से मैं इस तरीके के एक्सट्रीम स्टेप लेने जा रहा हूँ। उसमें उन्होंने जज पे भी किया, ठीक है। आरोप लगा देने से कोई आरोपी नहीं बन जाता। बिल्कुल। जैसे इस तरीके के जो केसेस होते हैं जनरली इंडियन सोसाइटी के अंदर, अगर किसी फीमेल ने अपने हस्बैंड के ऊपर, अपने पार्टनर पे किसी तरीके का वो लगाया, तो सोसाइटी इस तरीके से टैग लगा देती है कि यार ये तो बंदे में ही गलती है। यानी कि 100% भले ही वो उसकी साइड से हो या ना हो, वो एक अलग मैटर होता है। ये सोसाइटी का, देखिए मैं एक बात और कहना चाहूंगी, यहाँ सोसाइटी भी जानने लग गई है इतने टाइम से, जो केसेस में जो डेवलपमेंट, और सोसाइटी भी समझती है कि झूठे केस हो रहे हैं। अब जब से 498 केस में अरेस्ट बंद हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है कि शपथ पत्र दिए जाए एफिडेविट के लिए, तो उसके बाद से सोसाइटी में ये परिवर्तन आया है कि अगर हम गलत काम करेंगे तो अगर झूठे केसेस लड़कियां लगा लेती हैं, लड़के भी लगा लेते हैं, लड़के भी अपनी इनकम छुपाने के लिए, मेंटेनेंस से बचने के लिए झूठे एफिडेविट दे रहे हैं। तो सोसाइटी दोनों तरह से जान रही है। सोसाइटी में व्यक्ति जो है वो लड़के के फादर भी है, वो लड़की के फादर भी है। मैं ये बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर लगा दिया, जैसे उनने बोल दिया कि भाई ये गलत है, तो उन जज के अकॉर्डिंग क्या लीगल कार्रवाई क्या क्या हो सकती, उनके नहीं, हाँ। किसी भी जज के अकॉर्डिंग अगर किसी भी जज के ऊपर किसी भी तरीके करप्शन चार्जेस लगा दिए, जैसे अतुल अभी बोल के गए, ये मतलब डेथ वीडियो के अंदर को ये बोल के जाए तो डायरेक्ट डिक्लेरेशन है कि भाई ये है। अब उनके ऊपर जो भी लीगल, अब उस जज के ऊपर किस किस तरीके की लीगल कार्रवाई हो सकती है और किस तरीके से होती है, इस बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। जैसे उन्होंने कहा कि 2 दिन 4 दिन 7 दिन की डेट मुझे मिल रही थी, मैं वहां से आता था, मुझे ये इस तरीके से डेट मिल रही थी। अगर ये रिकॉर्ड निकाल लिया जाए और औरों के केसेस में देख लिया जाए कि औरों के केस में नहीं हो रहा, इसी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ है, तो ये बायसनेस शो हो रही है जज की। दूसरी बात, जब उन्होंने कहा कि 3 लाख रुपए मांगे शुरू में, और मांगने के साथ ही अगली हियरिंग पे ही मुझे जज का भी बिहेवियर चेंज लगा, वो उस समय हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते थे कि साहब मुझे यहाँ पर न्याय की उम्मीद नहीं है, यहाँ मुझे न्याय नहीं मिल सकता है, आप किसी भी कोर्ट में मेरा केस ट्रांसफर कर दीजिए। ट्रांसफर हो जाता केस,
ठीक है, ये तो ट्रांसफर वाली बात और हुई। जजेस के और अगर जो ये एलिगेशंस हैं और जो रिकॉर्ड की बातें जो हैं, जैसे उसमें ये बात आई कि सुप्रीम कोर्ट में के निर्देशानुसार राजेश हाँ। रजनीश नेहा का जो मैटर है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे रखे हैं कि दोनों व्यक्ति जब कोई भी मैटर हो जो मेंटेनेंस से संबंधित है तो उस मैटर में दोनों व्यक्ति को अपने असेट्स और लायबिलिटी खुद के बारे में बताना है। अब उसमें लड़की दूसरों के बारे में बता रही है। हमारे यहाँ भी ये ट्रेंड था, बड़ी मुश्किल से सही करवाया इसको कि सब इनके खुद के असेट्स एंड लायबिलिटी को बताइए। तो वहाँ असेट्स और लायबिलिटी की बात जो खुद की बताएंगे दोनों के दोनों व्यक्ति, और अगर नहीं बता रहा है तो 340 जो पुरानी सीआरपीसी है, 340 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई हो सकती है। उस इटसेल्फ शपथ पत्र में ही ये बात है कि मैं जो दे रहा हूं वो सही दे रहा हूं, अगर सही नहीं दे रहा हूं तो मेरे इन पर्टिकुलर सेक्शंस में एक फॉर्मेट है, उसी में सेक्शन लिखे हुए कि इन सेक्शंस के तहत मेरे खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, मुझे इस बात की जानकारी है, और अगर मेरे कोई परिवर्तन होगा परिस्थितियों में तो मैं दूसरा शपथ पत्र दूंगा। तो ये शपथ पत्र जो है, अगर गलत शपथ पत्र दिया जा रहा है तो उसमें भी 340 की कार्रवाई का प्रोविजन है। और जो जजेस ने अगर कोई गलत काम किया है तो मैंने ये भी देखा है कि जजेस का डिमोशन हो जाता है। जजेस को जब बेंच बैठती है, हाई कोर्ट की बेंच और जो अपर कोर्ट जो भी इनके होते हैं, वहां पर इनके जब इनकी शिकायत आती है तो शिकायत में इनकी सर्विस भी टर्मिनेट होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं हूं, मेरी किसी एक्स पर्सन के साथ किसी बात के पीछे नोकझोंक हो गई और हम लोग दोनों कोर्ट में गए, मुझे ये लग रहा है कि ये जज जो है ये करप्टेड है, तो एज एन इंडिविजुअल मैं क्या प्रोसीजर फॉलो करूंगा उनके अगेंस्ट एक कंप्लेन करने के लिए? पुराना सीआरपीसी का 308 का जो है उसमें यह है कि आप अपनी बात रखिए कि भाई मुझे अंदेशा नहीं है कि मुझे अंदेशा है कि यहाँ पर मेरी सुनवाई ढंग से नहीं होगी तो मुझे दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो जो आपका जो जिस मैटर की बात कर रहे हैं वो मैटर छोटे मैटर हैं, तो वो लोअर मजिस्ट्रेट के पास सुनवाई होती है, तो डीजे में आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो है वहां पर आप एक एप्लीकेशन लगा करके केस को ट्रांसफर करवा सकते हैं। ये तो हो गई कि भाई मैं ट्रस्ट नहीं कर रहा, एक हो गया कि नहीं आपको है ही नहीं, हाँ करप्ट है। आप करप्ट नहीं कहते, आप करप्ट कह रहे हैं तो फिर करप्ट के लिए अगर आप कोई बात कह रहे हैं तो वो फिर आप उनकी हाई कोर्ट में उनके सबूतों के साथ हाई कोर्ट में शिकायत भेजिए। हाँ, मैं हाई कोर्ट में दीजिए। फिर आप पूछना चाह रहा हूँ कि कोई करप्शन की बात कर रहे हैं आप, हाँ, तो फिर उसकी शिकायत आप हाई कोर्ट में विद सबूत दीजिए। तो वो किसको एड्रेस करते हुए होगी फिर? वो हाई कोर्ट में जो रजिस्ट्रार होते हैं, रजिस्ट्रार के थ्रू हाई कोर्ट में जजेस के पास जाती है। ओके, अभी आपने एक चीज और बताई, सीआरपीसी, हाँ, और अभी हम बात करते हैं आईपीसी। हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए आईपीसी में तो कोई भी कृत्य, वो कोई ये जो कोई कृत्य किया है जो अपराध की श्रेणी में कब आएगा, किन किन बातों के कारण अपराध की श्रेणी में आएगा, और अपराध है जैसे चोरी है, अपराध है तो उस अपराध की क्या सजा होगी। 498A के मैटर में किसी अपराध को चार्ज कब लगेगा, 498A के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, तब वो 498A के इंग्रेडिएंट्स आएगा और उसमें क्या सजा है। ये सब तो बातें हैं आईपीसी में कि कब चोरी है, और एक व्यक्ति जो सामान ले रहा है, जैसे आपसे मैंने कोई चीज आपकी चुरा ली, केवल ये आपको पता ही नहीं, आपकी बगैर सहमति के, और मैंने आपकी बिना परमिशन के, बिना आपकी जानकारी में लाए और मैंने वो चीज ले ली, और तो वो तो हो गई चोरी। और जब मैं वही घटना, वही अपराध अगर मैं आपको हर्ट करके फिर लेकर के चले जाती हूँ, वो लूट है। तो इस तरीके से चोरी, डकैती, लूट, ये सब चीजें एक ही घटना को किस किस तरीके से किया जाए तो वो अपराधों की परिभाषाएं बदल जाती हैं। तो अपराध की परिभाषा और साथ में अपराध हैं तो उन पर क्या सजा, ये सब तो आईपीसी में दे रखा है। यह है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, जो अब नई हो गई, उसमें दे रखा है। और अगर ये अपराध है तो अपराध का आरंभ से लेकर के उसका निवारण होने तक, चाहे वो सजा में दोषी है या दोष मुक्त है, वो क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, किस प्रोसीजर से काम चलेगा, कैसे, तो वो जो है वो है बीएनएसएस। और सीआरपीसी क्या चीज? सीआरपीसी तो बता रही हूँ, प्रोविजन। सीआरपीसी का मतलब क्रिमिनल। अब ये नया हो गया। सीआरपीसी का मतलब है
क्रिमिनल प्रोसीजर, क्रिमिनल जो घटना घटी है, जो कोर्ट में एक व्यक्ति के अपराध करने से लेके उसको दोष मुक्त या दोषी साबित करने तक क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वो सीआरपीसी है। अच्छा। और सीआरपीसी को बीएनएसएस नहीं, 1 जुलाई के बाद से जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है। ये नया हो गया है। मेंटेनेंस और एलिमनी में फर्क क्या है? एलिमनी के अंदर मेंटेनेंस जो होता है वो तो जैसे ही केस चालू होता है, वह मेंटेनेंस का जो प्रोविजन है कि मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया तो मंथली मिलेगा, वो मेंटेनेंस आपको मंथली मिलता रहेगा। और चूंकि यही बात है कि जैसे जैसे परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, सीआरपीसी में केवल एक प्रोविजन था 125 सेक्शन सीआरपीसी का मेंटेनेंस के लिए, तो उसमें केवल मेंटेनेंस तब मिलता था जब फाइनल ऑर्डर होता था। लेकिन ये देखा केस तो बहुत लंबे चल रहे हैं, तो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के कारण इंटरिम मेंटेनेंस के प्रावधान हुए। तो इंटरिम मेंटेनेंस शुरू में थोड़े टाइम बाद दूसरे पक्षकार को सुन के और देख के इंटरिम मेंटेनेंस का प्रोविजन है, तो इंटरिम मेंटेनेंस चालू हो जाता है। तो ये जो मेंटेनेंस है ये आपको मंथली मिलेंगे, मंथली मिलने का प्रोविजन है। लेकिन एलिमनी जो है वो केवल डिवोर्स के बाद है। डिवोर्स के बाद जो लमसम में अमाउंट कोर्ट डिसाइड कर दे और जो लमसम में मिलता है जिसको मंथली नहीं मिल रहा हो, या दोनों पक्ष का राजीनामे से कह दे कि ठीक है हमारा मंथली कर दीजिए आप इसमें, तो मंथली जो डिसाइड हो जाए, लमसम में जो डिसाइड हो जाए वो है एलिमनी, जो विवाह के तलाक, विवाह विच्छेद के बाद मिलती है। और इसमें तो 125 में मैरिड को भी मिलती है, मतलब विवाहित महिला होनी चाहिए, उसको अपने हस्बैंड से मिलेगी, चाहे वो तलाकशुदा महिला हो तो भी वो महिला मेंटेनेंस की हकदार है। तलाकशुदा महिला भी विवाहित महिला की श्रेणी में, व्याहता महिला की श्रेणी में आएगी और मेंटेनेंस लेने का अधिकार रखती है। इसके अंदर में एक चीज, पहली बात तो कोर्ट किन बिहाफ पे डिसाइड करता है कि मेंटेनेंस या एलिमनी अमाउंट इतना होगा? पहली चीज, पहले आप मेरे को इस बात का, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश नेहा में यही बताया कि कोर्ट को दिक्कत नहीं पड़े समझने में कि किसके क्या असेट्स लायबिलिटी है, किसके क्या असेट्स, दोनों अपने अपने असेट्स और लायबिलिटी, क्या आपके पास पैसा है और क्या आपको देता है, क्या आपको देना है, तो वो दोनों अपना अपना बता दीजिए और उसको देख करके कोर्ट डिसाइड करती है। लेकिन एक परेशानी यहाँ पर भी, ये परेशानी है, कोर्ट में इतना ज्यादा काम का बर्डन इतना ज्यादा है कि वहां पर ये देखना कि फुर्सत इतनी नहीं हो पाती है इतने बर्डन के कारण कि इंटरिम मेंटेनेंस कई बार ऐसा हो जाता है। भी मेरे एक मैटर में लड़की मेरे से ज्यादा कमा रही है, हस्बैंड से ज्यादा, मैं हस्बैंड की तरफ से हूँ, हमने एप्लीकेशन लगाई है कि साहब हम अब थोड़ा सा कमाने लग गए, तो हमारे परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया, हम अब कमाने लग गए इतना। और हमारी ये एप्लीकेशन डिसाइड होनी थी कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का जो शपथ पत्र है उसको हमने संशोधन कर दिया, वो स्वीकार कर ले, उसकी जगह हमारे इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर ही कर दिया, क्योंकि वहां पर मजिस्ट्रेट के पास भी इतना समय नहीं है। उन्होंने ये सोचा भाई एप्लीकेशन है, चलो इंटरिम का कर दो, इंटरिम का ऑर्डर कर दिया, जबकि वाइफ कमा रही है हमसे ज्यादा, बहुत ज्यादा कमा रही है, रिकॉर्ड पे बात है, इसके बावजूद हो गया। अब उसमें अपील करके उसको सुधरवाएंगे। तो इसमें मैं जजेस की गलती ये नहीं मान रही, वो संवेदनशील है, लेकिन संवेदनशीलता के साथ साथ उनके पास बर्डन बहुत है काम का। अपर कोर्ट का और हाई कोर्ट का प्रेशर लोअर कोर्ट पे भी बहुत है जजेस के ऊपर, इस कारण से भी कई बार गलतियां हो जाती हैं। और हम इस बात को समझते हैं, तो मैं उन जज साहब की बुराई नहीं कर सकती कि साहब आपने ऐसे गलती कर दी, इंटेंशन नहीं है उनका, लेकिन कई चीजें गलती से हो जाती हैं। तो इसमें यही कहा जाएगा कि गेहूं के साथ घुन भी पिसते हैं। लेकिन अब मेरा जो क्वेश्चन ये था कि मेंटेनेंस डिसाइड जो बेसिस होती है, अब आप समझ लीजिए, हाँ, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन 25% तक जो हस्बैंड की जो रनिंग इनकम है, ये नहीं कि हस्बैंड बिजनेसमैन है और हस्बैंड ने ये मकान है, 4 मकान है, 5 मकान है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। हस्बैंड की रनिंग इनकम क्या है, उस इनकम से वाइफ को मेंटेनेंस हस्बैंड के स्तर से, सुप्रीम कोर्ट की बहुत पहले से कई रूलिंग्स हैं कि हस्बैंड के इनकम से के अकॉर्डिंग, स्तर के अकॉर्डिंग वाइफ को मेंटेनेंस मिले। और पहले क्या होता था कि मेंटेनेंस में जजेस की इच्छा चलती थी कि आप जिस दिन ऑर्डर हुआ उस दिन से मेंटेनेंस का ऑर्डर करेंगे, या फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन एप्लीकेशन फाइल की गई उस दिन से करेंगे। लेकिन अभी ये बातें मजिस्ट्रेट के
और फैमिली जजेस के हाथों से खत्म कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आप ये रजनीश नेहा में कि आपको जो ऑर्डर करना है फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन से करेंगे, क्योंकि हस्बैंड भी कई बार डेट ऑफ एप्लीकेशन मतलब डेट ऑफ जिस दिन एप्लीकेशन इंटरिम मतलब मेंटेनेंस की एप्लीकेशन जिस समय फाइल की गई उस डेट से करेंगे। ऑर्डर 4 साल बाद हो रहा है, जैसे इसमें हुआ कि 40,000 दीजिए और 40,000 आप तब से दीजिए, हाँ पहले का बकाया दीजिए, क्योंकि ये ऑर्डर तब से हुआ फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन से। तो ये भी एक चीज देखने की है, इसमें 2 and 2 4 नहीं है। कई बार जब गलती हस्बैंड के कारण डिले हो रहा है, हस्बैंड के कारण ये हो रहा है तो बात अलग है। अगर डिले वाइफ कर रही है तो इस बात को भी देखा जाए कि इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर कब से किया जाए। मैं इस बात से एग्री नहीं करती हूँ कि हर केस में इंटरिम मतलब मेंटेनेंस का ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन से हो। यहाँ पर कई बार जातियां हो जाती हैं, तो ये ऑर्डर जो है वो परिस्थिति को देखते हुए ऑर्डर होना चाहिए। और शुरू में जो ऑर्डर हो जाए वो इंटरिम का वो इतना होना चाहिए सक्षम कि दोनों को देखते हुए उस समय संवेदनशीलता से अगर देख लिया जाए तो आगे जो एरियर जो बढ़ता है ना वो नहीं बढ़ेगा और वाइफ भी आराम से अपने आप को सरवाइव कर पाएगी। इसमें एक चीज और है, कुछ अब मेंटेनेंस के अंदर ये तो सिर्फ और सिर्फ फीमेल की बात हुई, अगर उनका बच्चा भी है तो वो मेंटेनेंस फिर दोनों के लिए देना पड़ेगा। दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है ना। नहीं, मेरा कहने का मतलब है वाइफ अर्निंग नहीं है तो बच्चों का भी देना पड़ेगा। तो बच्चा है तो डिवोर्स केस के लिए चले गए हैं तो जो हस्बैंड की साइड से जो मेंटेनेंस जाएगा वो वाइफ का भी जाएगा, दोनों के लिए भी जाएगा। दोनों के लिए जाएगा, वाइफ और 2 बच्चे 3 बच्चे जितने ही बच्चे सारे। और अगर वाइफ शादी कर लेती है हाँ डिवोर्स के बाद और वो तो फिर क्या होगा फिर वो मेंटेन या तो डिवोर्स के बाद शादी कर ले, डिवोर्स हो या नहीं हो मेंटेनेंस के ऑर्डर के बाद या तो शादी कर ले और या उसकी कई सर्विस लग जाए, वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, अपनी इनकम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाए तो मेंटेनेंस बंद हो जाता है। अच्छा, बंद होने का प्रावधान है। लेकिन बच्चे का आप रेगुलर बच्चा तो 18 साल तक। अच्छा, और अगर शादी कर लिए फिर उस केस में बच्चे का दोगे आप? तो शादी तो वाइफ ने की है, बच्चे का मेंटेन दूसरा हस्बैंड थोड़ी मेंटेन कर लेगा। बच्चा आपकी जिम्मेदारी है तो बच्चे को मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी है। बहुत बार ऐसा लिखवा लेते हैं कि जहाँ शादी होती है कि दूसरी ये लड़की जब कई जगह डीड करके भी शादी कर लेते हैं कि ये लिखावट लिख ली भाई मैं आपके साथ रहूंगी और अब ये मेरा जो बच्चा है ये भी इसको भी जिम्मेदारी आप है, आप ही पिता बन के इसको पालेंगे। जब कोर्ट में केस करता है तो वो कहता है मैं बच्चे को नहीं पालूंगा क्योंकि प्रोविजन है ही नहीं कि दूसरा आदमी पहले वाले हस्बैंड के बच्चे को पालने के लिए लायबल नहीं है। तो इसलिए पहले वाला जो हस्बैंड है जिसका बच्चा है वो ही बच्चे को मेंटेन करेगा। फॉर एन एग्जांपल एक सिनेरियो बात करते करते मेरे एकदम से थॉट आया कि एक कपल है, दोनों का डिवोर्स केस चल रहा है, ठीक है, लेकिन इस डिवोर्स केस स्टार्ट होने से पहले या जैसे भी वाइफ के कंसीव हो जाता है, ठीक है, लेकिन उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये जो बच्चा है ये किसी थर्ड पर्सन का एज एन एडल्ट्री के तौर पर। हाँ। उस केस में उस बच्चे का मेंटेनेंस का चार्जेस हस्बैंड को देने होंगे क्या? अगर हस्बैंड ये साबित कर, इसमें क्या है, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि चाहे प्रोविजन ये है कि अगर हस्बैंड वाइफ की मैरिज है तो मैरिज हस्बैंड वाइफ की सबसिस्ट करती है और जिस समय उसकी बर्थ का जो बीज डला था उस समय यदि हस्बैंड वाइफ की एक साथ रह रहे थे, मैरिज सबसिस्ट करती थी तो हस्बैंड को देना पड़ेगा। लेकिन जो प्रोविजन है डीएनए टेस्ट का, डीएनए टेस्ट कोई प्रोविजन आज के सिनेरियो में, क्योंकि जो परिस्थितियां परिवर्तन हुई है, पहले के जमाने की बात थी कि सब हस्बैंड वाइफ तो वाइफ की एसेस हो ही नहीं सकती है, वाइफ को ऐसे आदमी से एसेस होगी नहीं। लेकिन आज ये परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया कि वाइफ की एसेस हर जगह है और वो बच्चा अगर किसी अन्य व्यक्ति से है तो डीएनए टेस्ट का जो प्रोविजन है उसको अलाउ करना चाहिए। हस्बैंड कर सकता है क्या? हस्बैंड अप्लाई कर सकता है और कोर्ट मानेगी उस बात को? वो यही तो मैं आपके माध्यम से कहना चाह रही हूँ कि अब मानना चाहिए कोर्ट को। अब मैंने एक एप्लीकेशन लगाई ऐसे ही और कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। 18 साल तक मेरी पार्टी ने, जो हस्बैंड है, उसने बच्चे का मेंटेनेंस दिया और हम ये जानते हैं कि ये बच्चा उसका नहीं है, उसकी एसेंस भी नहीं थी, पर चूंकि वो शादी हो गई थी
और वाइफ तो वर्किंग थी, लेकिन शादी हो गई थी, वो बच्चा था, तो बच्चे का मेंटेनेंस, वो बेचारा उस समय कमाता भी नहीं था, मेरा जो पार्टी था हस्बैंड, और उसको मेंटेनेंस देना पड़ा, उससे 18 साल तक मेंटेनेंस दिया। तो ये जो चीजें है ना, बच्चा करना चाहे कि आई वांट अ डीएनए टेस्ट किया मेरा फादर है कि नहीं, वो कर सकता है। बच्चा तो, ये डीएन तिवारी जी का जो मैटर था, तिवारी जी तो शायद नहीं रहे, जो नेताजी थे, उनके एक बच्चे ने कहा कि साहब मेरा डीएनए टेस्ट करा लो, मेरा डीएन तिवारी जी के साथ मेरा मैच करेगा, और मैच किया, और उसके मैच होने पर उसको उनका बेटा, लीगल बेटा घोषित किया गया, क्योंकि बच्चे कभी इलीगल नहीं होते हैं, रिलेशन इलीगल हो सकते हैं हस्बैंड वाइफ के। डीएन तिवारी जी के बारे में, मतलब ये कौन है? अच्छे सेंट्रल मिनिस्टर रहे हैं डीएन तिवारी जी, इंडिया में। इंडिया में। और ये केस कहाँ का है? अब कोटा का? यूपी का? नहीं 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 नहीं, यहाँ का। ये तो मैंने पेपर में पढ़ा कि डीएनए टेस्ट हुआ, बंदे ने डीएनए टेस्ट के लिए अप्लाई किया, और उसके डीएनए टेस्ट में ये माना गया कि ये डीएनए फादर से मैच करता है, ये ही इनके फादर हैं। और उसमें बाद में फिर उसको हस्बैंड को, मतलब जो लड़का था, उसको ये अधिकार मिला कि ये मेरे फादर, मैं इनको फादर कह सकता हूँ। अब फादर ने प्रॉपर्टी दी नहीं दी वो अलग इशू है, प्रॉपर्टी के अलग राइट्स हैं, लेकिन फादर तो एस्टेब्लिश हुआ ना कि मेरी वाइफ, इनके जिससे इलिसिट रिलेशन थे, उस इलिसिट रिलेशन से मैं पैदा हुआ हूँ, ये उसने साबित कर दिया, ये उसने साबित कर दिया बेटे ने। तो ये प्रोविजन अब होना चाहिए कि डीएनए टेस्ट के लिए अगर अप्लाई करने की बात आए, तो या तो जो वाइफ मना कर रही मैं नहीं करवाऊं, तो अगर कोई मना करता है तो इसका मतलब है कि वो गिल्ट है, ये कानून मानता है इस बात को, तो या तो वो मना करे, और अगर नहीं तो डीएनए टेस्ट के प्रोविजन को आज के सिनेरियो में इजी करना चाहिए, और डीएनए टेस्ट के प्रावधान को मान्यता देनी चाहिए। जब परिस्थितियों में जब इतने परिवर्तन हो रहे हैं, कानून में आमूलचूल परिवर्तन जुलाई में हो गया, तो ये एक परिवर्तन जरूरी था। तो ये जो चीजें हैं, जो लोअर कोर्ट में जो लोग डील कर रहे हैं, उन लोअर कोर्ट के लोगों को पता है, वो रोज डील करते हैं कि एक व्यक्ति ने जो कमा नहीं रहा है, वाइफ जो शिक्षिका है, गवर्नमेंट जॉब कर रही है, इवन देन उसको बच्चे का मेंटेनेंस 18 साल तक देना पड़ा। तो ये चीजें डीएनए टेस्ट होना चाहिए। डीएनए टेस्ट का प्रोविजन जो है वो अब, क्योंकि पहले के जमाने में एसेस नहीं होती थी, अब तो सबकी सब जगह एसेस है, इसलिए अब इसमें परिवर्तन होके डीएनए टेस्ट के प्रोविजन को, जब ये एप्लीकेशन लगे हस्बैंड की तरफ से, तो उसको स्वीकार करके और ऑर्डर होने चाहिए, ये परिवर्तन होना चाहिए। एक बहुत मेजर इशू इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स में आता है, वो आता है चाइल्ड कस्टडी का। जी हाँ। और जनरली चाइल्ड कस्टडी जो होती है वो मदर के पास रहती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत ही बढ़िया। जी हाँ। तो अब किन केसेस के अंदर कस्टडी फादर के पास जा सकती है, और मिनिमम कुछ एक एज क्राइटेरिया भी होता है, शायद 7 साल या 10 साल तक का बच्चे की कस्टडी डायरेक्ट मदर के पास ही जाती है, अगर मेंटली और फिजिकली मदर फिट है तो। ये मेरे को पता है, इस बारे में थोड़ा सा आप डिटेल मेरे को बताइए कि क्या पॉसिबिलिटीज रहती है इसमें। देखिए, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट जो है, ये सबके जनरल रूल है, इसमें मुस्लिम भी आ जाते हैं, इसमें हिंदू भी आ जाते हैं, तो और ये सबके लिए प्रोविजन है इसमें। तो पहले तो क्या था, जो हिंदू माइनॉरिटी एंड अडॉप्शन का मैटर होता था, उसमें 6 साल तक का प्रोविजन था कि 6 साल तक बच्ची माँ के पास रहेगी हिंदुओं में। लेकिन आजकल हिंदू उसमें प्रैक्टिकली कोई भी हिंदू लॉ में नहीं जाता है, सब गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं कस्टडी के लिए। संरक्षण एवं प्रतिपाल्य अधिनियम जिसको बोलते हैं, उसमें एप्लीकेशन लगती है। तो जिसके पास बच्चा है, अपोजिट पार्टी, जनरली बच्चा माँ के पास होता है और हस्बैंड के, पर मेरे ऐसे मैटर भी हैं जहां पर मैं इस मैटर में लड़ रही हूँ कि हस्बैंड के पास बच्चा है, वाइफ मांग रही है, और ये सिद्ध हो रहा है कि वाइफ का कोई एटीट्यूड, वाइफ का कभी कोई रहा ही नहीं एटीट्यूड कि वाइफ ने बच्चे को देखा हो। इवन 6 महीने के बच्चे को टीबी की हालत में छोड़, 1.5 वर्ष के बच्चे को टीबी की हालत में छोड़कर वाइफ तो नाराज होकर हस्बैंड वाइफ से चली गई थी, और अल्टीमेटली वो मैटर डिसाइड हुआ। वाइफ ने जब बहुत लेट जाके जब एप्लीकेशन लगाई बच्चे की कस्टडी के, तो वो केस हमारा डिसाइड हो गया हस्बैंड के पक्ष में कि बच्चा वाइफ को नहीं मिलेगा। ये भी हुआ। तो कस्टडी की जहां तक बात है कि जिस पे ये एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि जिसके पास बच्चा है, क्योंकि बच्चा इतना छोटा है, वो बच्चा फादर के पास है, तो फादर ही उसकी दुनिया है।
ये भी एक मैंने देखा है। जब मैं हस्बैंड की तरफ से हूँ और जब मदर के पास है तो मदर ही उसकी दुनिया है। तो जो मदर जिस तरह से जो जिसके पास बच्चा होता है वो उसको इस तरह से पालते हैं और इतना करते हैं कि बच्चा उसके खिलाफ बोल नहीं सकता। और 30% मैटर में मैंने ये देखा है, रिसेंटली अभी एक मैटर हुआ था जो भी चल ही रहा है मैटर, कि जिसमें हस्बैंड ने वाइफ को निकाल दिया और एक लेडी को ले आया जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, जिसको अपने साथ रख रहा है, जिसका यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर वाइफ का टैटू बनवा रखा है उसने, वाइफ का फेस का। तब वो टैटू देख करके मैं दंग रह गई। वो टैटू बनवा रखा है और उसने वाइफ को तो निकाल दिया और बच्चे को रख लिया। अब जब बच्चे की कस्टडी वहां से उसने कैसे ना, जैसे जैसे ये अतुल सुभाष में हुआ कि इनके खिलाफ जो हुआ, ऐसे हस्बैंड ने वाइफ को खिलाफ करते हुए और ऑर्डर करवा लिया गाजियाबाद में, कोर्ट का नाम अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वहां पर जो कोर्ट थी उस कोर्ट में ऑर्डर करवा लिया कि बच्चा मेरे पास रहेगा, मैनेज कर लिया। जैसे यहाँ पर अपोजिट ने मैनेज कर लिया, वहां पर मैनेज कर लिया और ऑर्डर की तुरंत आप बच्चे को लाओ। वाइफ ने वो केस सुप्रीम कोर्ट से यहाँ कोटा में ट्रांसफर करवाया। जब यहाँ ट्रांसफर हुआ और बच्चे को जब उसने कहा सब बच्चे की कस्टडी मेरे को ऑर्डर हो रखा है, तब ये बात आई कि लाओ बच्चे को, मुझे फैमिली कोर्ट में जो एप्लीकेशन लगाई कि बच्चे की कस्टडी का ऑर्डर मेरे पास, मुझे बच्चा दिलाया जाए। बच्चे को लेकर के जब हम वहाँ अपीयर हुए, मदर तो बहुत चिंतित थी। मैंने कोई दिक्कत नहीं जज साहब, यहाँ सब चीज फेयर है, मैंने फेयर ही देखी है चीज। जज साहब ने कहा बच्चे को आप छोड़ो। बच्चे को हमने छोड़ा। फादर के सामने बच्चे ने साफ कह दिया साहब मैं तो फादर को देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये जिस लड़की के साथ रह रहे हैं वही मेरे को मारती थी और मैं नहीं रहना चाहता। क्या एज थी बच्चे की? 6-7 साल का, अभी फर्स्ट में या सेकंड में पढ़ रहा है बच्चा। अभी पिछले महीने का ही ऑर्डर था कि बच्चे को, कि बच्चे ने पूछा तो फादर ने, अब वो कहे मैं मिलाऊं साहब, मेरे को मिलाओ। तो जज साहब ने ये कहा कि जब बच्चा तुम्हारी तरफ देखना ही नहीं चाह रहा, तुम्हें साफ करा है कि साहब ये उस लेडी के साथ रह रहे हैं, मैं मम्मी के साथ रहूंगा, मैं फादर के साथ जाऊंगा नहीं। तो हाई कोर्ट जज साहब ने वो ऑर्डर उसके पक्ष में जो ऑर्डर था ना, उसमें कहा कि साहब ये ऑर्डर है ना आपका, ठीक है, लेकिन बच्चा नहीं मिल सकता तो हम नहीं मिलवा सकते बच्चे को। ये हुआ। ऐसे ही एक लेडी के पास जो बच्चे हैं, मैम ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, यहाँ जिसके पास बच्चा होता है ना उसी के पास जनरली जो होता है ना, वो मैं मान रहा हूँ आपकी बात को, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक फॉर एन एग्जाम्पल कि भाई एक सर्टेन एज तक तो वैसे भी फादर बोल ही नहीं सकता कि भाई नहीं, वो चीजें खत्म हो गई है। सर्टेन एज तक फादर नहीं बोल सकता या सर्टेन एज के बाद मदर नहीं बोल, ये तो बहुत पहले गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट में आ गया। मदर एंड फादर एट पार, दोनों बराबर हैं, दोनों का बराबर सिनेरियो है। वो गए जमाने जब पहले मदर पालेगी या अब फादर पालेंगे। अब और अब नहीं है, बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा, पैरामाउंट कंसीडरेशन इज द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। किस एज के अंदर बच्चे की? 18 साल तक के बच्चे के लिए ना, आप मान के चलिए 3 साल का 4 साल का बच्चा है, हाँ बच्चा है, तो वहां पर जज क्या देखेगा? पैरामाउंट, ये स्पेसिफिक है, पैरामाउंट कंसीडरेशन इज वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। ये नहीं कि फादर की क्या परेशानी हो रही है या मदर की क्या परेशानी, बच्चा कहाँ सुरक्षित है, बच्चे का हित कहाँ सुरक्षित है, वहां बच्चा दिया जाएगा। बच्चा उसके पास रहेगा कि जहां बच्चा, फॉर एन एग्जाम्पल मान लिया कि मदर के, वो बच्चा मदर के पास जाना चाहता था, उनने भेज दिया, हाँ, वो बच्चा वही है मदर के पास, लेकिन कुछ समय के बाद अगर पता लगता है कि फादर को ये पता लगता है कि मेरे बच्चे के साथ ज्यादती हो रही है या मेरे बच्चे के साथ गलत हो रहा है, या मदर ने शादी कर ली, उसका जो अब अपकमिंग हस्बैंड है वो मेरे बच्चे के साथ अच्छी तरीके से व्यवहार नहीं कर रहा, तो उस केस के अंदर सर्कमस्टांसेस चेंज हो करके, हाँ, और चेंजेस सर्कमस्टांसेस की एप्लीकेशन लगा करके बच्चे की कस्टडी ली जा सकती है। और बच्चा अगर आना चाहता है तो बच्चे की कस्टडी दी जा सकती है, दी जा सकती है, पॉसिबिलिटी है। हाँ बिल्कुल है। अभी मेरे एक मैटर में, और सेम यही चीज अगर म्यूचुअली डिसाइड हुआ, एक फॉर एग्जांपल कि एक, मैं म्यूचुअली की ही बता रही हूँ, हाँ, मेरा क्वेश्चन मैं पहले पूरा कर लूं, कि फॉर एग्जाम्पल दोनों के बीच में हुआ कि ठीक है वी आर गोइंग सेपरेटेड, म्यूचुअली डिसाइड होता है, क्योंकि कई कपल्स बहुत मैच्योर होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, तो ये म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि हाँ हम लोग अलग हो रहे, बच्चा तुम्हारे पास रहेगा। फॉर एग्जाम्पल फादर ने बोल दिया कि हाँ भाई डे टू डे केयर के अंदर यूजुअली फीमेल्स आर मच मोर बेटर देन मेल्स, कि बोला आप रखो, मैं टाइम टू टाइम अपने बच्चे से मिलने आऊंगा, मैं इसकी जो एक्सपेंसेस है वो मैं बेयर कर रहा हूँ, सारी चीजें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड दे हैव अ गुड रिलेशंस रिगार्डिंग देयर चाइल्ड, कि हाँ भाई इसका फ्यूचर
हम दोनों के साथ रहकर ही बेटर है, भले ही हम साथ में ना रहे तो बहुत क्या ही हुआ? अच्छा, ऐसे बहुत परिवार हैं, है ना? बिल्कुल। तो उस केस के अंदर वो मिलने के लिए किसी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती है, लेकिन अगर कुछ समय के बाद कोई बात ऐसी हो जाती है कि कोर्ट में तो उन लोगों ने ये बात मान ली, लेकिन बाहर जाके वो बच्चे को कांटेक्ट में नहीं आने दे रही है या नहीं आने देता है, तो कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो जाती है अगर वो ये साबित कर दे कि साहब ये इस ऑर्डर के बाद नहीं मिलने दे रहे हैं। लेकिन परेशानी ये आती है कि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आप वीक में 2 बार, ये यहाँ मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहूंगी कि कोर्ट ऐसे केसेस में कस्टडी का ऑर्डर अगर मदर के पक्ष में करता भी है तो फादर को ये नहीं करे कि आप वाइफ के घर में जाकर के बच्चे से मिलोगे, वो मिलना नहीं मिलना सब बराबर हो जाता है। मैं ऐसे हस्बैंड के साथ केस में हूँ। क्या मतलब मिलना नहीं मिलना बराबर हो जाता है? ऑर्डर कर दिया कि आप महीने में 2 बार वाइफ के घर 2 घंटे जाकर के और आप अपने बच्चे से मिल सकते हो। शुरू में तो मिल लिया वो बच्चा, अगली बार मिलने आया तो वाइफ ने इतना समझा दिया उसको कि पापा से नहीं मिलना, दूर से ही बात कर दी कि पापा मैंने नहीं मिलना, मुझे जाओ तुम, मुझे नहीं मिलना। अब हस्बैंड का ऑर्डर हुआ ही बेकार हो गया, हस्बैंड के पक्ष में जो ऑर्डर हुआ वही बेकार हो गया। हस्बैंड ने अल्टीमेटली, उनके डिस्प्यूट ही है कि बच्चे की कस्टडी कहाँ रहे। उसने हस्बैंड ने कहा भी अपन दोनों मिलके कर लेते हैं तय, लेकिन वाइफ ने कहा नहीं, बच्चे की कस्टडी मेरे पास ही रहेगी। और अल्टीमेटली जब ऑर्डर हुआ तो ऑर्डर में बात ही है, ऑर्डर भी उसके लिए बेमानी हो गया। हस्बैंड तो, मैं तो हस्बैंड की तरफ से भी हूँ ऐसे मैटर्स में। मैम होता है, मेल सफर करते हैं। और एक घटना और आपको बताऊं, 2024 जनवरी की घटना है, सूचना सेठ, आपको ध्यान हो तो, एक लेडी जो किसी कंपनी की सीईओ है, मैंने जो अखबार में पढ़ा उसके माध्यम से ही बात, क्योंकि मैं ऐसे मैटर को बहुत कीनली ऑब्जर्व करती हूँ। तो सूचना सेठ एक जो कंपनी की सीईओ थी, वो बेंगलोर से गोवा गई, उनके कस्टडी, बच्चा उनकी कस्टडी में देने का, हस्बैंड को कस्टडी में, या तो जो आप कह रहे हैं ना कि कभी कभी कस्टडी में बच्चे को दो और कभी माँ को दो, दोनों को ज्वाइंट कस्टडी दे दो, ऐसा कुछ ऑर्डर हुआ होगा, या ऑर्डर हुआ होगा हस्बैंड की कस्टडी में देने का, कुछ ऐसा ऑर्डर हुआ। उस ऑर्डर को कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जाए, सूचना सेठ लेडी बेंगलोर से गोवा गई, वहां होटल में गई, बच्चे को 2.5 साल के बच्चे को लेके, और जब होटल से निकली तो सूटकेस में लेकर के बच्चे को आई, बच्चे का मर्डर करके। हाँ, ये चीज सूचना वहां लेके आई। और वहां पर फिर बाद में जब होटल में उसके जाने के कुछ घंटों बाद जब निशान देखे खून के, तब उन्होंने उस ड्राइवर को फोन किया, क्योंकि ड्राइवर जो था वो उस होटल के मालिक के द्वारा एंगेज करवाया गया था, उसके पास नंबर था, उसको सूचना दी और फिर उसको कहा कि पुलिस स्टेशन पे, पुलिस को सूचना मिली और पुलिस में सीधा वो वहां पुलिस स्टेशन गई और उस वाइफ ने दिखाया, वाइफ को कहा कि आप खोलो इस सूटकेस में क्या है, ऊपर कपड़े थे, नीचे बच्चे की डेड बॉडी थी। तो एक मदर किन परिस्थितियों में ऐसा भी कर सकती है, वो क्रूएल भी हो सकती है, मैं नहीं कह सकती एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, वो क्रूएल भी हो सकती है, या वो इतनी क्रूएल हो गई, या वो हस्बैंड से इतनी ज्यादा नफरत करने लग गई कि हस्बैंड को बच्चा नहीं दूं चाहे बच्चे को मार दूं। मैं तो मतलब ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है ये बातें, जो ये घटना घटी है, ये जनवरी 2024 की घटना है, सूचना सेठ की, जो मैंने अखबार के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से मैंने देखी है। तो कस्टडी में आदमी इतना ज्यादा एक दूसरे के प्रति इतनी घृणा हो जाती है। तो तभी मैं ये कह रही हूँ कि इससे तो अच्छा है कि मामला एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना बेहतर। आप इस हद तक क्यों जा रहे हो कि आपको कोर्ट कचहरी में जाना पड़े, आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट क्यों होते हो कि मैं सब कुछ देख लूंगा। इससे अच्छा है कि मामले को बच्चे हरास नहीं हो, बच्चे हमारे देश का भविष्य है। तो इसमें बहुत सेंसिटिव तरीके से मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगी कि बच्चे की कस्टडी का जब ऑर्डर होता है, तो अगर फादर के पास कस्टडी देने की बात हो या मदर के पास, तो उसको इंडिपेंडेंटली कस्टडी दी जाए, थोड़े 4 घंटे के लिए दें, लेकिन कस्टडी ऐसी दी जाए कि वो इंडिपेंडेंट बच्चे से, माँ या पिता जिनकी कस्टडी में है उनसे अलग रह करके और अपने बच्चे से बात कर सके, अपनी बात को रख सके, ताकि बच्चे जो देश का भविष्य है वो इस माता पिता की परेशानी को देख करके बड़े नहीं हो। हाँ, ये जो फैमिली प्रॉब्लम है इसका इम्पैक्ट उनकी ग्रूमिंग पे ना पड़े। और जबकि इंडिया में मेजॉरिटी केसेस के अंदर ये चीज देखने को मिलती है कि बच्चों की जिस तरीके से अपब्रिंगिंग हो रही है, फादर और मदर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसका बहुत ज्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है उनकी साइकोलॉजी पे।
क्योंकि वो जो देख रहा है वही वो सीख वही सीख रहा है। मदर कई बार बच्चों को इस तरह से पढ़ा देती हैं, या फिर कई बार ऐसा भी स्थिति होती है कि बच्चियां जो है वो फादर, एक मैटर है जिसमें बच्चियों ने फादर की क्या स्थिति देखी होगी कि बच्चियां मिलना ही नहीं चाहती फादर से। फादर पूरी प्रॉपर्टी करने को तैयार बच्चे को, लेकिन जो फादर का पहले का जो इम्प्रेशन रहा होगा कि बच्चों ने कहा प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मदर ने कहा हमें नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, हमें तो मिलना ही नहीं फादर से, ऐसी भी। और फादर अल्टीमेटली, और ऐसे भी मैटर है कि फादर तड़प तड़प के, और फादर की डेथ हो गई कि साहब मैं बच्चियों से मिल लूं, मेरी प्रॉपर्टी बच्चियों को दे दूं, मैं नहीं दे पाया और नहीं मिल पाया, और अल्टीमेटली डेथ के बाद वही बच्चियां हैं, वही घर है, वही सब कुछ है। तो फैमिली मैटर में किसी एक की परिस्थिति को दूसरी परिस्थिति के साथ हम समान कर ही नहीं सकते हैं। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द मैटर। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ ये होना चाहिए। मैं बहुत हार्दिक मेरी श्रद्धांजलि है अतुल सुभाष जी के साथ, उनकी पूरी फैमिली के साथ, क्योंकि मैं हस्बैंड के मैटर भी उतने ही देख रही हूँ। वो एक अलग बात है कि जो गरीब लेडीज हैं, जो परेशान लेडीज हैं, मैं उनके निशुल्क करती आई हूँ। तो ये मेरा, मैं सोचती हूँ ये मेरी समाज सेवा है। उसके अलावा मैं जितनी महिलाओं के साथ हूँ, मैं उससे ज्यादा पुरुषों के साथ भी हूँ, ताकि किसी के साथ अन्याय नहीं हो। क्योंकि मेरे घर में मेरा बेटा भी है और मेरी बेटी भी है, उनके दोनों के परिवार है। और मुझे तो इस फैमिली मैटर ने बहुत चीजें सिखाई हैं कि आज मेरी बहू जो है वो मेरे पे गर्व करती है कि मेरी सास है ये। तो ये चीजें हमें इन चीजों से सीखना है, हमें इन चीजों से उलझना नहीं है। हमारी ड्यूअल मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए कि हम स्टेज पे तो कोई और बात करें और हम अपने परिवार में कोई और बात करें। मैं जो वहां पर हूँ वही मैं मेरे परिवार में हूँ, और इसीलिए मैं जब मैं सुखी हूँ तो मैं दूसरों के भी परेशानी को दूर करने की ही चेष्टा में लगी रहती हूँ। एक सवाल मैं आपसे इससे पूछना चाहता हूँ कि फॉर एन एग्जांपल मान के चलिए कि कपल है, ठीक है, और उनके बीच में किसी भी तरीके का तनाव बना हुआ है, परेशानी बनी हुई है उन दोनों के बीच में। वो उन लोगों को अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं कि हम लोग शायद कोर्ट में आमने सामने खड़े हो। तो और इस चीज का आभास सिर्फ उन दो व्यक्तियों को नहीं, उन दोनों परिवारों को भी हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। तो उस केस में एज अ मेल क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए और उसकी फैमिली को, और सेम ये वाइस वर्सा कि एज अ फीमेल और उसकी फैमिली को क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए कि एक दूसरे के ऊपर इस तरीके के गलत लिटिगेशन से वो बच सके, जो हमने अभी अतुल सुभाष जी जैसे केस के अंदर देखा कि जो उनको और उनकी फैमिली को सफर करना पड़ा। देखिए, मैं आपकी इस बात से मुझे एक बात दिमाग में आई कि जैसे अभी ये बात मैंने बहुत सारी सुन रही थी चैनल पे भी कि जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, कानून ये नहीं होना चाहिए। ऐसे ही एक मोबाइल है, जो आपकी बात पे मोबाइल की बात करूंगी मैं। मोबाइल का जितना यूज उतना ही मिसयूज है, तो क्या मोबाइल को छोड़ देते हैं? मोबाइल को छोड़ तो नहीं सकते ना। वही बात 498 के केस के साथ है कि हम इसके यूजेस को कैसे इम्प्रूव करें, उस पर ध्यान दें, न कि हम इसमें जेंडर न्यूट्रल बना लें। जेंडर न्यूट्रल अगर बन गया तो कयोस हो जाएगा। इधर हस्बैंड का केस, इधर वाइफ का केस, वो कोर्ट भी समझ नहीं पाएगी किसके पक्ष में क्या करें। और हस्बैंड वहां से केस करेगा, वाइफ वहां जहां रह रही वहां से केस करेगी, तो भयंकर स्थिति हो जाएगी। ये तो एक बात हुई। और जो आपका प्रश्न है उससे के कारण मुझे ये बात ध्यान आ गई। असल में क्या है कि मोबाइल एक ऐसी चीज है कि जिसके कारण लोग तरह तरह के वीडियोस बना लेते हैं, तरह तरह की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत ये सब रिकॉर्डिंग वीडियो सब मान्य होने लग गए। इनके मान्य होने की बहुत सारी वो जो कोशिश, मतलब बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं जिनको ध्यान में रखने के बाद ही ये होंगे मान्य। तो ऐसे में हस्बैंड क्या करता है, खुद तो चिल्ला लेगा और वाइफ चिल्लाएगी, उसका रिकॉर्ड कर लेगा। ऐसे वाइफ क्या करेगी, खुद तो चिल्लाएगी जब तो कुछ नहीं, और हस्बैंड का रिकॉर्ड कर लेगी। तो ये जो चीजें हैं, एक दूसरे की रिकॉर्डिंग है, एक दूसरे को मैसेज करना है, तो इन चीजों का हमारी कौन क्या रिकॉर्डिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, इनका ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक अपना अपना पैसे के कारण बहुत झंझट हो रहे हैं। जो लड़कियां वर्किंग हो रही हैं, ऐसे 2-2, 3-3 महीने में भी उनके परिवार इसलिए छूट रहे हैं कि आने के साथ ही तुम्हारा अमाउंट बताओ तुम्हारी। और कुछ सालों पहले तो स्थिति ये थी कि तुमने जो अब तक कमाया, अब ये बात नहीं होती है, लेकिन तुमने जो अब तक पहले कमाया वो भी लाके दो, इस बात पे ही झंझट हो जाता था। तो जो अपना अपना पैसा
पहले शादी के पहले इस बात का ध्यान रखिए भाई तुम्हारा पैसा क्या है, मेरा पैसा क्या है, तुम्हारी ये स्थिति क्या है, हमारी स्थिति क्या है, इन दोनों को एक बार सोच के बैठें। लेकिन इसके ऊपर मैं एक बात कहूंगी कि हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है वो है प्रेम का, वो विश्वास का, एक दूसरे के सम्मान का। अगर हमारे मन में पहले से ही डर है तो हम क्या आगे निभा पाएंगे? हम पहले से ही डर रहे हैं शादी के लिए। तो आप निष्काम होके और ईमानदारी से अगर आप विवाह करते हैं और विवाह को ईमानदारी से निभाते हैं तो इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। और अगर इन चीजों की आवश्यकता पड़ रही है इसका मतलब आप पहले से ईमानदार नहीं है, पहले से ही आप ये सोच रहे हैं कि ये चीजें होंगी जब हो जाएंगी। लेकिन आप इन चीजों के कारण अपनी आशंकाओं, मतलब जो संभावनाएं है ही नहीं उनको और संभावनाओं को ला करके और आप परिवार पहले ही बिगाड़ने की बात हो जाती है। तो वो चीजें नहीं हो, अपने और दूसरी बात क्या है, शादी के पहले, अब आपने ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शादी के पहले जब बात होती है तो आप ये जो प्री वेडिंग शूट जो होते हैं और वेडिंग के पहले प्री वेडिंग और प्री वेडिंग के पहले प्री वेडिंग और ये हल्दी, इसमें जो इतने खर्चे हो रहा हो और जो इतने खर्चे हो रहे हैं, जो लोग खर्चा कर सकते हैं वो करें। लेकिन खर्च करने वालों की स्थिति भी है कि जब उनके विवाह विच्छेद होते हैं, जब होती है तो ये कहते हैं हमने इतना पैसा लगा दिया, हमने 50 लाख हमने होटल में लगा दिए, हमने खर्च किया, हमने डेस्टिनेशन वेडिंग की। तो आपको अगर इतनी संभावना नहीं है, या तो ये जो कर रहे हो आप, जो आप पैसा खर्च कर रहे हो, अगर किसी के प्रेशर में कर रहे हो, अपोजिट पार्टी के प्रेशर में ऐसा होता है कि साहब आपने कहा हमारा लड़का तो फॉरेन में रहता है, हमारे स्तर से शादी कर दो बस आप, तो आप मत करो ना आप। क्योंकि शादी के बाद अगर बात बिगड़ गई है तो बिगड़ने के बाद आप ये कहोगे साहब मेरा तो 50 लाख रुपए तो मैंने वाइट का दिया था डेस्टिनेशन वेडिंग में, तो आप वो मुझे दीजिए। तो वो पैसा जो है वो आपने अपनी शोहरत के लिए दिया। अगर शोहरत के लिए दिया, अपनी शेखी में दिया, अपने स्तर को दिखाने के लिए दिया, तो वो कौन कानून नहीं देता है। और अगर आपके पास पैसा है, आप ये सोचते हो कि शायद कुछ हो सकता है, तो आप ऐसे में पैसा मत लगाओ। आप जो पैसा देना है आप लड़की को दो ना, आपकी लड़की को मजबूत करो ना, कि जो आप इतना पैसा दिखावे में लगा रहे हो। और जो सामान दे रहे हो, जो दहेज में दे रहे हो, जो जेवर दे रहे हो, उसकी लिस्ट बनाओ और लिस्ट बना के अपोजिट पार्टी से साइन करवाओ। और लड़के वाले भी जो दे रहे हैं वो भी साइन करवाएं कि हमने तुम्हें ये चीजें दी हैं और ये तुम्हारे पास है। और उनको अगर जो आजकल शादी के बाद जब ऐसे परेशानी आती है तो जेवर किसके पास है, लड़का कहता है जेवर लड़की के पास है, लड़की कहती है जेवर लड़के के पास है। पुलिस के सामने समझ में ही नहीं आता कि है क्या। दोनों सच बोल रहे हैं, दोनों गीता पर हाथ रख करके भी बोल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जेवर जो है वो लॉकर में रखवा दो। अगर आपको संभावना ही नहीं लग रही तो लॉकर ऑपरेट होगा तो पता तो रहेगा किसने ऑपरेट किया है। ये प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। और जो पैसा खर्च कर रहे हो शादी में, उसकी जगह आप लड़के को दो तो लड़के के नाम एफडी करवाओ, आप अपने नाम करवाओ। अब आप कुछ पैसा चेक से दे रहे हो और कुछ पैसा आप ब्लैक में दे रहे हो, तो उसको फिर आप डिमांड करते हो, तो वो कैसे होगा? वो लीगल प्रूफ ही नहीं है आपके पास, तो प्रूफ ही नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना टाइम दिया एंड होपफुली इस पॉडकास्ट से कुछ ऐसी चीजें निकल के आए जो सोसाइटी को और जो इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है वो सारी हो पाए, और नेक्स्ट टाइम फिर कभी हम आपके साथ बैठ के फिर किसी इसी तरीके के टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर पाए। थैंक यू सो मच आपने। धन्यवाद। मुझे भी यही लग रहा है कि अगर कुछ फायदा हो पाए समाज में किसी भी तरह से, तो मैं भी सोचूंगी कि हमारा बैठना सफल हुआ। धन्यवाद। थैंक यू। होप आपने ये पॉडकास्ट एंजॉय किया होगा। इस पॉडकास्ट में हमने काफी इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन किया है और ये आपके लिए बहुत टाइम वैल्यूएबल भी रहा होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लेट अस नो कि व्हाट विल यू वांट इन आवर नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।